वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ है गजल अशरफ और मेरे साथ है हमेशा की तरह हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे क्योंकि बच्चों को तो आज छुट्टी है। आज सब लोग मुझे लगता है टीवी के बड़ों सामने, को भी छुट्टी है आज। बड़ों को भी छुट्टी है और बच्चों को भी छुट्टी है और सब लोग टीवी के सामने होंगे क्योंकि एक रूटीन बनी होती है सुबह उठने की, बच्चों की स्कूल जाने की, यूनिवर्सिटी जाने की। तो वो बच्चे जो है मुझे लगता है आज देख रहे होंगे परेड जो चल रही है क्योंकि आज 25 दिसंबर है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश है। इसके साथ साथ आज क्रिसमस भी है और हमारी मसीही बिरादरी जो है वो अपना क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। सब जो हमारी बिरादरी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उन सबको हैप्पी क्रिसमस। इसके साथ साथ जो है आज हम अपने सेगमेंट्स, हमारे पास बहुत ज़बरदस्त हैं, सोशल स्टोरीज़ भी हैं। 148वां यौम पैदाइश है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। उनके हर बात में जो मैसेज था नौजवानों के लिए और इसके साथ साथ जो इनकी इक्वालिटी थी, उन्होंने हमेशा से इस बात पर जोर दिया कि रंग, ज़ात, पात, नस्ल, इसके ऊपर आपने मतलब बिला तफरीक आपने रहना है क्योंकि पाकिस्तान है और पाकिस्तान में हम सब ने मिलजुल कर रहना है। उसके बाद फिर जो उनकी जो सियासी हवाले से जो उनकी आगाज़ था वो किस तरह से उन्होंने किया और फिर किस तरह से वो उन्होंने आके बीच में आके ब्रेक ली, ये तमाम तर बातें आज हम अपने सेगमेंट में भी डिस्कस करेंगे। पूरा सेगमेंट है बिल्कुल ऐसी है गजल। और जिस तरह आपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात की तो उनका एक फरमान है, काम काम और सिर्फ काम या फिर बस काम। तो आप सब लोग इस वक्त टीवी के सामने बैठे हैं, कोई स्कूल नहीं गया, कोई कॉलेज नहीं गया, कोई दफातर में नहीं गए, लेकिन मेरा और गजल का आप देखिए कि हम उस कॉल के ऊपर किस तरह से अमल पैरा है कि हम सिर्फ काम काम और बस काम के फार्मूले के ऊपर इस वक्त अमल पैरा है। और उसके अलावा हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को मेरी तरफ से भी, एबीएन न्यूज़ की जानिब से भी मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आपका ये त्यौहार है, आप बनाइए। आज उनकी ईद है और ईद जो है वो पाकिस्तान में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी मना रही है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए मेरे पास एक छोटी सी खबर है, वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद गजल आपकी शॉर्ट स्टोरीज के ऊपर जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल आ चुका है और रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मैचेस के हवाले से ये कहा जा रहा था कि जब से दुबई को तीसरा वेन्यू बनाया गया है तो हो सकता है कि रावलपिंडी के मैचेस यहाँ से कैंसिल हो जाए या फिर कराची लाहौर में शिफ्ट हो जाए। लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल आया उसके मुताबिक रावलपिंडी में भी मैचेस होंगे। रावलपिंडी में 3 मैचेस हैं, लाहौर में 3 मैचेस हैं, कराची में 3 मैचेस हैं और दुबई में 3 मैचेस हैं। हो सकता है दुबई में 5 हो जाए या फिर लाहौर में 5 हो जाए। इट्स डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि इंडिया क्वालिफाई करता है या नहीं करता। लेकिन मेरे पास एक ऐसी खबर है लाहौर के लोगों के लिए, जो लोग हमें लाहौर से देख रहे हैं, कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो वो पाकिस्तान का मुकाबला लाहौर में देखेंगे। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा तो पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला लाहौर में नहीं है। पाकिस्तान अपना पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा, इफ्तिताई मैच 19 फ़रवरी को कराची में। उसके बाद 23 फ़रवरी को पाकिस्तान का मुकाबला है दुबई में इंडिया के साथ और फिर तकरीबन 26 से 27 फ़रवरी को रावलपिंडी वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला देखेंगे। क्योंकि आज हमने क्रिकेट का सेगमेंट डिस्कस नहीं करना तो इसलिए हसनैन ने आपको तमाम जो इन्फॉर्मेशन थी वो प्रिसाइज करके पहले ही बता दिया क्योंकि स्केड्यूल आ चुका है और मैचेस के हवाले से भी आपने डिटेल्स दे दी। अब हम बढ़ते हैं अपनी सोशल स्टोरीज के जाने पर। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। आपको पता है कि गुज़श्ता कई दिनों से हसनैन हम अपने शो में डिस्कस कर रहे थे इंटरनेट की जो सुस्त रवि का शिकार था और कितने ज़्यादा कारोबार मुतासर हुए। हमने उलमाए कराम को भी लिया वीपीएन बंद होने पर, फिर हमने आईटी इंडस्ट्री से भी लोगों को लिया और उनकी राय भी जानी और लड़ाइयाँ भी की, सुनी भी बातें, बहुत कुछ हुआ। लेकिन इसके साथ साथ हम ये रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्कस कर रहे थे कि इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है और जिससे छोटे कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो अभी एक खुशखबरी है क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट के नए दौर का आगाज़ टू अफ्रीका केबल सिस्टम जो है वो आ चुका है। पाकिस्तान में अफ्रीका 2 सबमरीन केबल बिछाई जा रही है जो 40 ममालिक यानी कि 46 कंट्रीज़ को तेज़ तरीन इंटरनेट फराहम करेगी और ये मनसूबा जो 2025 के आखिर तक मुकम्मल होगा 180 टेराबाइट फी सेकंड की रफ्तार फराहम करने की सलाहियत रखता है और ये केबल जदीद तरीन STM1 टेक्नोलॉजी पर मबनी होगी और ये जो मनसूबा है इसमें मेटा और वोडाफोन जैसे आलमी इदारे शामिल हैं और ये मनसूबा पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार और मयार को बेहतर बनाएगा और इसके साथ साथ डिजिटल तरक्की में भी एक अचीवमेंट साबित होगी। आज गजल ने कसम उठाई है शायद कि इसने आपको अच्छी खबर बतानी थी, हालांकि मैं तो आपको ये बताऊंगा कि जो इंटरनेट आपका प्रिवेल कर रहा है कम से कम उसको तो ठीक कर दो, कम से कम उसकी स्पीड तो लेकिन अब चले होप्स हो कि आने वाले दिनों में तो कुछ बेहतर हो जाएगा। नहीं, ये अगर बेहतर होगा तो उसके ऊपर
ऊपर VPN भी उसी तरह का लगेगा, रिस्ट्रिक्शंस भी उसी तरह की लगेंगी, फायरवॉल भी उसी तरह की लगेगी। इस हवाले से गवर्नमेंट को हमें क्लैरिफाई करना चाहिए। और जिस बिल की बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, डिजिटल बिल की, उस डिजिटल बिल में क्या होगा और क्या आम सारिफ को उससे फायदा होगा, उसके हवाले से भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अब इसके ऊपर पॉलिसीज बननी चाहिए, कवानीन बनने चाहिए और उस पे इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी हैरत अंगेज वीडियो सामने आई है। गजल, कैन यू इमेजिन कि आपके इर्द गिर्द पेट्रोल है और या पेट्रोल पंप के करीब आप बैठी हैं और आप वहां पे आग जला लें? ये इमेजिन भी नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत बड़ा खतरा है। ये इमेजिन किया जा सकता है क्योंकि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में भी इस तरह के बहुत से वाकयात होते हैं, दुनिया में भी इस तरह के बहुत से वाकयात होते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो ने नाजरीन को हैरान कर दिया, जिसमें कुछ अफराद को एक फ्यूल स्टेशन पर आग जलाए बैठे हुए देखा गया है। और करीब ही पेट्रोल का टैंक भी मौजूद है, जो कि बेहद खतरनाक है। ये अमल निहायती गैर जिम्मेदाराना है और खतरनाक भी था, क्योंकि ये आग किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। सोशल मीडिया पर इस रवैये की शदीद मजम्मत की जा रही है और करनी भी चाहिए। और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि मजम्मत के अलावा हमें अपनी जिंदगियों पे ये डाल देना चाहिए। आप अगर किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएं या इवन अपने करीब दुबई में चले जाएं, वहां पे फ्यूल स्टेशन के ऊपर आपको सिगरेट जो है, सिगरेट वो भी नहीं सुलगाया जाता वहां पे, वो उसकी प्रिकॉशंस होती हैं। हमारे यहाँ तो बस उसी तरह से लोग जाते हैं और जाके गाड़ी स्टार्ट पेट्रोल डलवाया, निकल गए, या फिर वहां पे आग जला ली। तो इस हवाले से हमें थोड़ा सा केयर करनी चाहिए। एग्जैक्टली, सच मूवमेंट शुड बी स्टॉप, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, शॉकिंग न्यूज़ है। जब हमने ये वीडियो देखी तो हमें बेहतर लगा कि हम आपके साथ शेयर करें, क्योंकि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं फेमस होने के लिए या कुछ भी, तो ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके साथ मजीद और भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह अमल है। क्योंकि एट अ टाइम आप वीडियो में देखें कि कितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं और इस तरह का अमल किया जा रहा है। तो इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं। आगे बढ़ते हैं और आपको बाज आ जाए, तंबी कर दिया। हाँ, मैंने मतलब थोड़ा सख्ती से मुनासिब समझा कि मैं बता दूं। आगे आप आपको लिए चलते हैं, कान से पकड़ के बताएंगे कि बाज आ जाओ। वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम स्क्रीन के इस पार हैं और वो लोग उस पार हैं। तो जी, अब आपको लिए चलते हैं अमेरिका, जहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी हमने देखी कल। बच्चे जो हैं वो नमाज़ पढ़े थे और नमाज का अंदाज बिल्कुल जिस तरह से मुस्लिम हमारा तरीका होता है नमाज पढ़ने का, बिल्कुल उसको कॉपी किया जा रहा था। अमेरिका के एक पार्क पे बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब मकबूल हो रही है और इस वीडियो में एक कम उम्र लड़का और लड़की मुसलमानों को नमाज पढ़ते देखकर उनकी नकल करते हुए रुकू और सजदा कर रहे हैं। इन बच्चों की मासूम हरकतों ने दुनिया भर के मुसलमानों के दिल भी जीत लिए। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे किस तरह अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है कि आपके देखें कि मुस्लिम को ही कॉपी किया जा रहा है और ऐसी कंट्री में जहाँ पर इसका मतलब आप ये सोचें कि बिल्कुल ऐसी है गजल, जिस तरह आप कह रही है ना कि बच्चे कॉपी करते हैं, और इसी वजह से हमने देखा है इस्लाम में भी इस तरह की रवायत मिलती है कि जब भी आप मस्जिद में जाएं अपने बच्चों को साथ लेके जाएं। अनफॉर्चुनेटली आज के मुआशरे में जाते हैं तो मौलवी साहब सबसे पहले बच्चों को चुप करवाने की कोशिश करते हैं, ये भी कहते हैं छोटे बच्चों को आप घर छोड़ें। हालांकि जो मस्जिद है ये एक कम्युनिटी हॉल है, इसमें आप अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं, वहाँ पे वो खेलें कूदे, आपने अपनी नमाज पढ़नी है। लेकिन जब वो आपको नमाज पढ़ते देखेंगे तो यकीन कीजिए कि वो इसी तरह से आपको कॉपी करेंगे और इसी तरह से उनमें ये जो नमाज का शौक है ये पैदा होगा। और हमारे बचपन में होता भी इसी तरह था कि मैं सिर्फ तरावी की बात करता हूँ, वालिद साहब हमें तरावी के लिए लेके जाते थे, वो तरावी पढ़ते ना पीछे शरारतें करते थे। कोई एक तरावी भी हम ठीक नहीं पढ़ते थे, ये बचपन की बात कर रहा हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते वालिद साहब के साथ वहीं पे तरावी पढ़ना स्टार्ट की, फिर वो 20 तरावियाँ पूरी पढ़ी, उसके बाद से हमारे साथ भी और मोहल्ले के बच्चे शामिल हो गए। सो आहिस्ता आहिस्ता जब आप जाते हैं तो आप माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही वंडरफुल मैसेज था जो कि दिया गया है, और बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही। अब थोड़ा सा मैं अमेरिका का रुख करूंगा, जहां पर दरख्तों के साथ एक जो है ना वो क्या कहते हो, तो दरख्त इस तरह के बनाए गए कि उसमें शक्ल भी आपको दिखती है, स्पेशली खजां के मौसम में आपको वो शक्ल दिखती है। मैं ओरिगोन की बात करूं, ओरिगोन अमेरिका के जुनूब में हाईवे 18 के करीब एक कुदरती शाहकार हर खजा में जाहिर होता है, जहां दरख्तों की तरतीब से एक बड़ी मुस्कुराती हुई शक्ल नजर आती है। सिर्फ शक्ल नजर नहीं आती, मुस्कुराती हुई शक्ल नजर आती है। ये शक्ल 2011 में एक कंपनी ने मुख्तलिफ दरख्त लगाकर बनाई थी। अगर उस दरख्त की बात की जाए तो डगलस फर के दरख्तों से आंखें और मुंह बनाया गया, जबकि लाश के दरख्त जो खजा में जर्द हो जाते हैं पूरे चेहरे को नुमायां करते हैं। ये खूबसूरत नज़ारा 30 से 50 साल तक बरकरार रहेगा जब तक दरख्त लकड़ी के इस्तेमाल के लिए काटे नहीं जाएंगे। So we see and learn something new every day, है ना? इससे पहले आपको हसनैन याद होगा कि हमने एक स्टोरी शेयर की थी। एक गांव था
जहाँ पर इंसान नुमा वो लगता था अगर उसको हाइट से देखा जाए। हाँ एग्जैक्टली। और अब ये आप जिस तरह से स्टोरी बता रहे हैं और पिक्चर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि स्माइली सा फेस है, लेकिन ये एक आर्ट है जिस तरह से बनाया गया किया गया है तो बहुत ही ज़बरदस्त है। हमें रोज़ इस तरह की स्टोरीज जब हमें मिलती है तो हम ये चाहते हैं और समझते हैं कि आपको भी ये चीज़ें दिखाई जाए। ऐसा ही है। आगे मैं आपको लिए चलती हूँ, नासा के खलाई जहाज की सूरज के इंतहाई करीब पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जो कि 2018 में भेजा गया था खला में, और अब जो है बिल्कुल वो करीब है। और मेरे जैसा बंदा तो यही सवाल करेगा कि ये सूरज के करीब पहुंचेगा तो जल नहीं जाएगा? जल नहीं जाएगा, वो मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि उसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें खसूसियात हैं जिससे वो उसको रुक जाएगा। नासा का खलाई जहाज पार कर सोलर प्रोब सूरज के करीब तरीन पहुंचने की कोशिश में मसरूफ़ अमल है, जो 2018 में, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कि खला में भेजा गया था। और ये खलाई जहाज सूरज के बैरूनी फ़ज़ा का उसको रीड करेगा कि किस तरह से सूरज काम करता है, ऑपरेट होता है, और 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के शदीद दर्जा हरारत, यानी कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पर, और ख़तरनाक तापकारी को बर्दाश्त भी कर रहा है। मतलब इस तरह से उसको बनाकर भेजा गया है कि वो बिल्कुल उसके पास भी चला जाए तो उसको कुछ नहीं होगा, कर सकते हैं एग्जैक्टली। और साइंसदानों को ये भी उम्मीद है कि 27 दिसंबर तक, यानी कि अब से 1-2 दिन बाद ना, दिसंबर तक ज़मीन से राबता बहाल हो जाएगा। और ये मिशन साइंसदानों को सूरज के काम करने के तरीकों को समझने और शमसी तूफानों की पेशगोई में भी मदद देगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से सूरज ऑपरेट करता है, उसमें किस तरह से काम होता है। अभी तक साइंसदानों से राबता नहीं है, लेकिन साइंसदानों को ये उम्मीद है, वो होपफुल है कि शायद उनका राबता 27 दिसंबर तक हो जाएगा। चले जी, उम्मीद करते हैं कि साइंसदान इस अमल में कामयाब होंगे। वैसे भी बहुत ज्यादा जिद्दत आ चुकी है और गाय बगाए हम इस तरह की खबरें सुनते हैं, एआई के हवाले से सुनते हैं, फिर बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और डेफिनेटली ये किसी ना किसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए किए जाते हैं। अब सूरज के करीब जितना भी वो जहाज जाएगा तो वो जो सूरज के तूफान है उनको प्रिवेंट करने की कोशिश की जाएगी। अब आगे बढ़ते हुए आपको लिए चलते हैं सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया, एक आम इक़दाम किया, जहां पे मस्जिद अहराम और मस्जिद नबवी में अब निकाह की इजाजत मिल चुकी है। अच्छा। हाँ, सऊदी अरब की वजारत हज व उमरा ने मस्जिद अहराम मक्का और मस्जिद नबवी मदीना में निकाह के इनेकाद की मंजूरी दे दी है। ये फैसला ज़ायरीन और हाजियों के लिए किया गया जहां वो दुनिया के मुकद्दस तरीन मकामात पर शादी के बंधन में बंध सकेंगे। सच गुड न्यूज़। हम आपके साथ ये चीज़ें बातें शेयर भी इसलिए करते हैं क्योंकि आप देखें कि अगर उनको एक जगह मुख्तस कर दी गई है तो ये हम सब के लिए अच्छा है, उन सब के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उमूमन जिस तरह से अगर आप जगह जगह बैठकर इस तरह निकाह की तकरीब करेंगे, सेरेमनी करेंगे, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है बाकी जो विजिटर्स होते हैं, जो लोग आए होते हैं उनके लिए। लेकिन ये अच्छा इकदाम है, अच्छा स्टेप है जो दिया गया है, और ये खुशखबरी है लोगों के लिए कि अब वो जाकर मक्का में भी और मदीना में भी निकाह कर सकते हैं। आगे आपको लिए चलते हैं, बहुत ही मैं आपको क्या कहूँ कि इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, लेकिन जाली डॉक्टर था, आप जाली वकील ले आइए, है ना। मैं आपको यही कहने लगी थी कि कल हमने बात की थी जाली डॉक्टर के हवाले से, जिन्होंने 44 सर्जरियां की थी बगैर किसी डिग्री के। उनके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट, कोई डिग्री नहीं थी, वेरीफाइड नहीं थे। और आज जो खबर है वो जाली वकील के हवाले से है कि वो कामयाबियों के बाद कीनिया में गिरफ्तार भी हो गए हैं। कीनिया में एक जाली वकील ब्राइन मवेंडा को गिरफ्तार किया गया है, जिसने खुद को एडवोकेट जाहिर करके 26 मुकदमात जीत लिए थे। लेकिन वैसे दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, उन्होंने अगर जाली थे भी तो मुकदमात तो उन्होंने जीते हैं। इसकी बुनियाद पर उनको कहना चाहिए था कंटिन्यू करो यार, है ना। बेशक उनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन ये थोड़ा सा है कि वो जीत गए थे। मवेंडा ने कीनिया के लॉ सोसाइटी के पोर्टल तक गैर कानूनी रसाई हासिल की और एक वकील की शनाख्त चुरा कर अपने जाली दस्तावेजात अपलोड किए। ये केस उस वक्त सामने आया जब एक हकीकी वकील ने अपने प्रोफाइल तक रसाई ना होने की शिकायत की, और तहकीकात के बाद मवेंडा की जालसाजी सामने आई, जिसने पूरे कानूनी निज़ाम को हिला कर रख दिया है। एक एंड से देखा जाए तो अगर लॉ की हिस्ट्री देखें, जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन 26 मुकदमात को बगैर किसी उसके डिग्री के जीतना, ये भी एक अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। जाली डॉक्टर्स, जाली वकील जो भी हैं काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यार अगर आप थोड़ा सा आप क्या कहते होते हैं मेहनत करते बचपन में, आपके पास डिग्री भी होती, वो जो हरियाणा वाले जाली डॉक्टर हैं या फिर ये कीनिया वाले जाली वकील हैं, तो ये आज कामयाबियों के झंडे गाड़ सकते थे, लेकिन लीगल तरीके से बता देते कि मैं जीत सकता हूं। एग्जैक्टली, बचपन में आप लोगों ने मेहनत नहीं की और अब जाके आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि सोसाइटी है कि जो प्रॉपर वकील है या प्रॉपर डॉक्टर्स हैं वो आपको एक्सपोज कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने खर्चा किया हुआ है, 18 साल 16 साल उन्होंने इस डिग्री के ऊपर लगाया। खवातीन वज़ात, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक बड़े अहम फैसले की। खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया, जिसके मुताबिक पंजाब के तमाम दारुल अमान से मर्द मुलाजमीन को हटाने और शेल्टर होम्स की मॉनिटरिंग के लिए जदीद डेटाबेस और सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का हुक्म दिया गया है। फैसले में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के किरदार को भी मजीद मौसर बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। यह फैसला खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में किस कदर अहम होगा, आज इस पे बात करनी है एग्जैक्टली। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उमर दराज गोंदल लाहौर से। उमर, वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो ये दरख्वास्त दी गई थी ह्यूमन राइट कमीशन की जानिब से। दरख्वास्त में क्या कहा गया था, इन डिटेल बताइएगा, और जो फैसला आया है वो 36 सफ़ात पर है, फैसले में क्या बताया गया? देखिए, ये एक दरखास्त थी ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की तरफ से, और इस दरखास्त के हवाले से कुछ और भी उसमें वो एप्लीकेंट्स थे। तो उन्होंने बुनियादी तौर पे जो उनकी बात थी वो ये थी कि जो दारुल अमान है, आप जानते हैं कि वहाँ पे खवातीन जो डोमेस्टिक वायलेंस से मुतासरा हो या फैमिली की डिस्टर्बेंस की वजह से उनको वहाँ पे मुंतकिल किया जाता है, तो उनका ये मौक़िफ़ ये था कि वहाँ पे खवातीन के लिए हिफाजती इक़दाम उस तरह से नहीं है जिस तरीके से होने चाहिए। और उसके अलावा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये दो चार बातें उन्होंने उसमें की थी। इसको लेके उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब जो है, उन्होंने इस केस की समाअत की। जब तमाम दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद उन्होंने अब ये फैसला सुनाया है। और लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है कि पंजाब हुकूमत जो पंजाब में मौजूद तमाम दारुल अमान है, तमाम अजला के अंदर, वहां पे जो मेल एम्प्लॉइज है, जो मर्द मुलाजमीन है, उनको फौरी तौर पे हटाने का हुक्म दिया गया है। इस फैसले की अगर मैं वो सीधा निकाल बताऊं तो नंबर 1 उसमें ये है कि मर्द मुलाजमीन को हटा दिया जाए। नंबर 2 ये है कि जो शेल्टर होम्स हैं वहां पे मॉनिटरिंग के लिए एक डेटाबेस कायम किया जाए और सॉफ्टवेयर बनाया जाए। और उसमें एक और खास बात यह है कि दारुल अमान के जो तमाम दाखिली रास्ते हैं और अहाता है, वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, ताकि अगर कोई इशू रेज भी हो, कोई कंसर्न का इजहार करे, तो कम से कम रिकॉर्ड मौजूद हो ताकि जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको दूर किया जा सके। और इससे हट के ये है कि अदालत ने सिर्फ यहाँ तक ये नहीं कि हुकूमत के ऊपर छोड़ा हो, चूंकि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जब अदालतों में पेंडिंग होते हैं तो अदालत खुद खवातीन को जो है वो दारुल अमान भेज देती है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी मातहत अदलिया को भी इस बारे में पाबंद किया है कि हर जिले के जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं वो कम से कम 2 माह में एक मरतबा जरूर दारुल अमान जाएंगे और वहां पे वो जायजा लेंगे कि आया ये जो सब कुछ हो रहा है, जो अदालत ने हुक्म दिया है उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरे नंबर के ऊपर यह है कि वो खवातीन जो आती है वो किसी भी परेशानी का शिकार हो या अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो तो उनको दारुल अमान मुंतकिल किया जाता है। तो अदालत ने यह भी कहा है कि उन खवातीन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाए। अब उसके लिए ये है कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, उनको कोई जो स्किल ट्रेनिंग है वो दी जाए, ताकि जब वो यहाँ से जाए तो वो कम से कम अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो सके। और ये तो बात जो है वो हो गई उससे मुतल्लिक जो खवातीन का मैटर था। दूसरा बच्चों का भी मसला है। बच्चों से मुराद जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उनके हवाले से उनको भी हिदायत जारी की गई है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन जो एक्ट है उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इस बारे में अदालत ने वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को भी अहकाम दिए हैं और कहा है कि बच्चों की हिफाजत के लिए रेगुलेशंस बनाए जाए और बच्चों की हिफाजत के तमाम इदारों की जो रजिस्ट्रेशन है उसको यकीनी बनाया जाए और तहसील और जिला की सतह के ऊपर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं वो कायम किए जाए। तो ये एक बड़ा हिस्टोरिक किस्म का वो फैसला है जो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने दिया है। अच्छा उमर साहब, मुझे ये बताइएगा, अदालत की जानिब से फैसला तो आ चुका है लेकिन दारुल अमान में काफी ज्यादा मर्द हजरात भी काम कर रहे होंगे, तो कितना जल्दी पंजाब हुकूमत इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेगी, क्योंकि मर्दों को वहां से रिमूव करना है, खवातीन को हायर करना है, सो कितना ये प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ फास्टली जाएगा, कितना अरसा लगेगा? कोई पंजाब गवर्नमेंट से बात की है आपने? देखिए, इस पे ना बात ये है कि हमने ये देखा कि थोड़ा सा पहले लाहौर में कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर जब इश्यूज आए तो लाहौर की खवातीन यूनिवर्सिटी की जो वीसी थी उन्होंने भी इस किस्म की बात की और इसको फिर इंडोर्स किया स्पीकर पंजाब असेंबली ने। और उन्होंने कहा कि मुझे वाइस चांसलर ने ये बात की है कि ये खवातीन की यूनिवर्सिटी है तो खवातीन का अमला लाया जाए। ये अब एक प्रैक्टिकल बात है कि जब आप दारुल अमान की बात करते हैं तो फिर सिक्योरिटी के ऊपर भी आपको खवातीन चाहिए होंगी, फिर आपको तमाम तरह ड्राइवर्स और हर तरह का जो अमला है। लेकिन ये कोई मुश्किल या नामुमकिन काम नहीं है, इसको पॉसिबल बनाया जा सकता है।
आपके बहुत सारे जो इदारे हैं, जैसे पुलिस है, जैसे रेस्क्यू 112 है या दीगर इदारे हैं, वहां पे खवातीन काम कर रही हैं और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अदा कर रही है। और चूंकि यहाँ पे शिकायत कुछ इस किस्म की आती है कि वो खवातीन जो बेचारी किसी परेशानी, किसी मुश्किल या किसी भी वजह से दारुल अमान पहुंचती है, उनको हरासा किया जाता है या कुछ इस किस्म के वाकयात रिपोर्ट हुए जिसको लेके ये कंसर्न्स का इजहार किया गया। तो इसमें कोई टाइमलाइन तो नहीं है, लेकिन ये है कि पंजाब हुकूमत को ये इंस्ट्रक्शन आ गई है, तो पहला कदम तो उठ गया है। अब इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है कि कब तक उस पर अमल दरामद हो जाता है और कब तक जो है इस चीज को मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। चलें, इस हवाले से ये है उमर के अब इस चीज की पॉसिबिलिटी है, तो क्या इस हवाले से आपकी बात हुई है कि मर्द मुलाजमीन की तादाद भी एक हद तक ज्यादा है, तो उनके हवाले से कोई अल्टरनेट है कि उनको फिर कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? क्योंकि मर्द मुलाजमीन को उनकी नौकरी से फारिग करने के बाद तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। नहीं, नौकरी फारिग करने का उसमें ना कोई अदालत ने ऐसी बात की है। बात सिर्फ ये है कि जैसे एक आम तस्वुर होता है, आपने देखा होगा जब कोई महकमा जिसकी जरूरत नहीं होती या महकमा खत्म होता है तो अक्सर औकात उसके जो अमला होता है वो किसी दूसरे महकमे में जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो वो इशू नहीं है, अदालत ने भी ऐसी कोई बात नहीं की कि आप उनकी नौकरियां खत्म करें, और ज़ाहिर है जो एम्प्लॉई है वो तो अपनी जगह के ऊपर रहेगा और वो किसी और महकमे में एडजस्ट हो जाएगा। वो नौकरी खत्म करने वाला एलिमेंट नहीं है। असल बात यह है कि वहां पे मर्दों का होना जो है वो खवातीन के लिए शायद इतनी वो प्रोटेक्शन फील नहीं करती थी, तो उनका ख्याल ये था कि उनको वहां पे नहीं होना चाहिए था, और इसी केस को लेके ह्यूमन राइट्स कमीशन गया है वहां पे और अदालत ने उनकी बात को अपहोल्ड किया है और कहा है ये बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए अब पंजाब हुकूमत के ऊपर है कि पंजाब हुकूमत इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करती है। अब किस तरह से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और सबसे बढ़कर बात ये है कि मर्द मुलाजमीन को जो है वो किसी और इदारे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद थे और ये जो अहम फैसला है इस मुतालिक हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, विल बी राइट बैक सून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जब हमने स्टार्ट में बात की थी कि आज 25 दिसंबर है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश है, तो वो सेगमेंट हमारा शुरू हो चुका है क्योंकि वो दिन जब बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए, जिनकी स्ट्रगल, क़यादत और विजन ने बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों को एक आज़ाद वतन की नेमत से नवाजा। कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी आज़म, उसूल पसंदी और कुर्बानी की आला मिसाल है, जिन्होंने इत्तेहाद, तंजीम और इसके साथ हम बात करते हैं ना यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन के हवाले से, उसका ही दर्स दिया। और आज हम इस अजीम रहनुमा की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जी हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर फारूक आदिल साहब, जो कि कायद-ए-आज़म की शख्सियत और उनके अफकार नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट होगा रवायती सवालों से कि उन्होंने यकीन की बात की, यकीन, मोहकम, अमल, पैहम, वो सारी चीज़ें अलग है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि एक तो सवाल ये है कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में फ़र्क क्या है, और कायद-ए-आज़म किस तरह से आज के पाकिस्तान में रेलेवेंट है? अच्छा, ये जो रेलेवेंसी की बात है ना, ये सबसे अहम सवाल है आज। वरना हम पुरानों लोगों को याद करते हैं, बुजुर्गों को याद करते हैं, ये एक रिवायत है, लेकिन अगर उसकी कोई अफादियत है हमारा आज उससे बेहतर हो सकता है, तो ये बहुत अहम बात है। लेकिन मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प वाक़या इससे पहले बताना चाहता हूँ कायद-ए-आज़म की ज़ात का, कि अमानत और दयानत क्या होती है। आज यही सवाल है ना, करप्शन और अमानत और दयानत। तो एक बच्चा था जिसकी उम्र को 15-16 साल थी, उसका नाम था मिर्ज़ा जवाद बेग। वो नवासा था उस शख्स का जिसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन दी थी। उसका नाम था नवाब मूसा ख़ान। नवाब मूसा ख़ान के घर में कायद-ए-आज़म ठहरा करते थे, और नवाब मूसा के नवासे ने जब कायद-ए-आज़म एक दिन घर से निकले और रवाना होने लगे अपने दिल्ली के लिए, तो उन्होंने एक लिफाफा कायद-ए-आज़म को दिया और कायद-ए-आज़म ने कहा ये क्या? उसने कहा जी मुस्लिम लीग के लिए फ़ंड है। तो कायद-ए-आज़म ने शेरवानी की इस जेब में, लेफ़्ट साइड पे जो जेब दो होती है ना, तो लेफ़्ट जेब में रखा उन्हें, और बच्चा परेशान हो गया। 16-17 साल या 15 साल के बच्चा, जाहिर है कि बच्चा ही होता है। वो कहता है मेरे पास 50 रुपये, और उस वक्त के 50 रुपये तो वो तो गए। आप यकीन करें कि उसके 1-1.5 हफ्ते के बाद एक ख़त आया, उस पर बच्चे का नाम लिखा हुआ था और उसके अंदर उन 50 रुपयों की रसीद थी और उस पर लियाकत अली ख़ान के दस्तखत। वाह! तो ये थे कायद-ए-आज़म, ये है अमानत और दयानत, ये है पार्टी फ़ंड, और इस तरह से तहरीकें चलती हैं।
तो ये एक मैं आपने नहीं ये मिसाल सुनी होगी, एग्जैक्टली ये मैंने जिस बच्चे ने पैसे दिए थे कायदे आजम को उससे सुनी। अच्छा जी मिर्ज़ा जवाद बेग फौत हो गए, कराची में होते थे। खैर कायदे आजम आज कैसे रेलेवेंट हैं? देखिए ये एक तहरीक है हमारी 200-250 साल की, सिराजुद्दौला वगैरह से शुरू होती है, 1857 तक आती है। ये नाकामियों की तहरीक है। हमने जब कोई जंग लड़ी आज़ादी के लिए उसमें नाकाम हुए, सिराजुद्दौला नाकाम हुए, टीपू सुल्तान नाकाम हुए, तहरीक मुजाहिदीन सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद ये नाकाम हुई, और आपके 1857 की जंग आज़ादी नाकाम हुई। उसके बाद सर सैयद पैदा हुए। सर सैयद ने कहा कि कामयाब होना है तो इल्म और जिद्दत, इसको चैलेंज कर दिया गया। उनका जी आप तो हमें बेदीनी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये एक झगड़ा खड़ा हो गया और हम इस नज़रियाती बहस में फंस गए। लंबी बात तो नहीं हो रही? नहीं। हम इस नज़रियाती बहस में फंस गए। इससे एक आदमी ने हमें निकाला, उसका नाम इकबाल था। इकबाल की फ़िलासफ़ी जी नज़रिया पाकिस्तान दो कौमी नज़रिया, ये उनकी फ़िलासफ़ी का 0.5% है। उनका असल काम ये है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उन्होंने ये बताया, एक इब्ने माजा की हदीस है कि दानाई मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहाँ से मिले ऐसे हासिल करो। बेशक। यूँ उन्होंने जो सर सैयद की रिजेक्शन हो रही थी उसकी तरदीद की और बताया कि इल्म का हुसूल जो है ये नागुज़ीर है अपनी बुनियाद पर कायम रहते हुए। यूँ हमारी यानी हम इल्म से वाबस्ता हुए। फिर उन्होंने हमें क्या बताया, ये इलाहाबाद के खुतबे की बात है जिसमें हम कहते हैं जी दो कौमी नज़रिया, ये उससे बड़ी बात है। उनका कि इम्पीरियलिज़म से निजात हासिल करनी ज़रूरी है। हमारी बर्बादी का सबब इम्पीरियलिज़म है जो नई सोच को जन्म नहीं लेने देती। क्योंकि इम्पीरियलिज़म जो है, बादशाहत जो है, वो नए ख्यालात की बड़ी मुखालफत करती है वो, क्योंकि वरना फिर तो गया जमहूर ले जाएगा ना सब कुछ। तो उनका जी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इससे निजात हासिल करें। और क्या करें? आप आए जदीद उलूम की तरफ और कामयाबी के जदीद तरीक़ों की तरफ। ये था इकबाल का पैगाम। इससे हमारी तहरीक जन्म लेती है। और इस पैगाम को अगर किसी ने समझा तो सिर्फ कायदे आज़म थे। उन्होंने हमें 3 चीज़ें सिखाई कि अगर आपकी तलवार कुंद हो जाए या दुश्मन की तलवार गालिब आ जाए तो आपके पास उससे भी बड़ी एक तलवार है। वो तलवार है ज़ुबान, जो दलील से लेस होनी चाहिए। दलील से बात करें, मुज़ाकरात करें। फिर आपके पास दूसरी बड़ी ताकत क्या है? दूसरी बड़ी ताकत आपकी ये है कि, और वो भी तलवार से बहुत बड़ी है, वोट का रास्ता इख्तियार करें। फिर कभी इधर उधर उलझे नहीं। यानी आपको बहुत उलझाने वाले थे ना, खुद मुसलमानों के अंदर से कांग्रेस के साथ लोग मिले हुए थे, ऐसे ही है ना। और गांधी को तो पैगंबर का दर्जा दिया हुआ था। महात्मा कहना उसको गलत है। महात्मा का मतलब ये है कि वो इंसानों से भी बुलंद है। तो गांधी को मौलाना मोहम्मद अली जौहर मकर की आंधी कहा करते थे। वो तो मकर की आंधी था, उससे भी बचो। और जो अपने अंदर अहमक बैठे हुए उनसे भी बचो। तो यकीन मोकम वो अमल पे। हाँ, तो वो एक बात जो कायद ने हमें बताया, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, फिर वोट, फिर दलील। ये है विरसा कायदे आज़म का। और आज आप ये देखें, हमारे यहाँ तालिबान है, दहशतगर्दी हो रही है, कश्मीर का मसला है, फ़लस्तीन का मसला है, अब शाम में मसला पैदा हो गया है। और हम उससे कैसे हल कर रहे हैं? तहरीक मुजाहिदीन की तरह, सिराजुद्दौला और टीपू की तरह, 1857 की तरह। दुश्मन की तोपें हमारी तोपों से ज़्यादा मजबूत हैं। तो हमने अपनी टूटी हुई तोपों से लड़ना है या उस असले से लड़ना है जो हमारे पास है, वो उनसे ज़्यादा ताकतवर है कि सच्चाई तो हमारे पास है। तो सच्चाई की ताकत से लड़ना है या बंदूक की गोली से लड़ना है? ये सबक है इकबाल और कायदे आज़म का। आज रेलेवेंट ये है। और ये चाहे हमने पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म से निजात हासिल करनी है, अफ़गानिस्तान को इस अजाब से बचना है अपने, और उस अजाब से जो उस पूरी दुनिया के लिए उसने पैदा कर दिया है, हमारे लिए तो पैदा किया ही हुआ है, उससे बचना है। कश्मीर को आज़ाद कराना है, फ़लस्तीन को आज़ाद कराना है, और ये बाकी जो अजाब हैं इनसे निकलना है,
तो ये वो नुस्खा कीमिया है जो कायदे आज़म और इकबाल ने हमें दिया है। अच्छा ये डॉक्टर साहब, हमारा जिस तरह आपने अब ये इंटरलिंक करके बताया है दोनों, अलामा इकबाल भी और कायदे आज़म भी, और बल्कि आपने सिराजुद्दौला से स्टार्ट हुए। हाँ एग्जैक्टली, और फिर आपने बताया कि अगर अलामा इकबाल को कोई समझने वाले थे तो वो सिर्फ कायदे आज़म थे। कायदे आज़म की मॉरल इंटीग्रिटी की हम बात करें, उनकी डिटर्मिनेशन के हवाले से बात करें, प्रिंसिपल्स के हवाले से बात करें, उनके दुश्मन दोस्त सब मोतरफ थे। आज भी राइटर्स ने बहुत कुछ लिखा होगा, लिखारियों ने इससे पहले भी बहुत सी किताबें लिखी हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज जब हम ये बात करते हैं कि क्या हम उस जो कायदे आज़म पाकिस्तान चाहते थे उसमें है, तो उसका जवाब हमें नहीं में मिलता है। लेकिन शायद हम उन कमज़ोरियों का डिस्कस तो कर सकते हैं जिस वजह से हम इस नहज तक पहुंचे हैं। वो क्या कमज़ोरियां थी, आप क्या समझते हैं? अच्छा ना, वो इनका शेर मशहूर है निश्तर, सरदार अब्दुल रब निश्तर के नाम से, शायद उनका है नहीं लेकिन उन्हीं के नाम से मशहूर है कि मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र न थे। हाँ 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 हाँ, क्या कहना। तो हुआ क्या कि ये जब बानियान पाकिस्तान, जिन्होंने मुल्क बनाया, जिन्होंने इक़्तिदार जिनके पास होना चाहिए था और था, उसे साजिश करके हथिया लिया गया। किसने? सिकंदर मिर्ज़ा ने। किसने? ग़ुलाम मोहम्मद ने जो गवर्नर जनरल था जी। किसने? अयूब खान ने। ये वो लोग थे जो हमारे काफ़िले में शामिल नहीं थे, लेकिन इन्होंने हम पर गलबा हासिल कर लिया और यूँ समझिए कि हम एक सीधे रास्ते पर चल रहे थे, उससे हमें इन्होंने भटका दिया। वो जो भटकाना था, ये 70 साल पहले इन्होंने हमें भटकाया, 75-76 साल हो गए हमें, exactly. तो 72-73 साल पहले इन्होंने हमें भटकाया। तो उस भटके हुए रास्ते पर हम आज तक चल रहे हैं। हमारे मसाइल की बुनियाद ये है, और अगर आज कायदे आज़म का पाकिस्तान ये पाकिस्तान नहीं है तो इसका यानी जैसे सदका जारिया होता है, तो सदका बुरा सदका भी तो होता होगा ना, और उसकी गुनाह भी तो गुनाह जारिया होगा ना कोई। वो ग़ुलाम मोहम्मद को जाएगा, वो सिकंदर मिर्ज़ा को जाएगा, वो अयूब खान को जाएगा, और उन तमाम साजिशों को जाएगा जो इनके साथ थे। तो उसका सबब ये। अच्छा, अगर आपने कायदे आज़म के पाकिस्तान की बात की, तो कायदे आज़म का पाकिस्तान फारूक साहब कैसा था? क्योंकि वो हमने नहीं देखा। कायदे आज़म का एक पाकिस्तान तो मैंने आपको बताया, वो 50 रुपए वाला, जी जी, है ना। एक पाकिस्तान में आपको और बताता हूँ। ये वाक़या भी मुझे मिर्ज़ा जवाद बेग ने सुनाया, जो उनकी आंखों देखा वाक़या है। जो गवर्नर हाउस है कराची में, वो गवर्नर जनरल हाउस था, उसमें कायदे आज़म बैठते थे, और कायदे आज़म का जो दफ्तर था, आज प्रिजर्व है, वो बड़ा कमरा था, और वो जो हाथ की घंटी बजाते थे, तो जो बाहर बैठा होता था जिसने आके सर्व करना था कायदे आज़म को, पीएन कह लें, तो उस तक आवाज़ नहीं पहुंचती थी। तो कायदे आज़म उठ के दरवाजे पर आते थे और उसे कहते थे, बेटा मेरा ये काम है, वो कर दो। एक तो आप ये देखें कि बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म, और उसकी मुनकसरुल मिजाजी देखें कि वो उठ के पीएन तक आते थे। एक बात। दूसरी बात, अब ये तय हुआ कि कायदे आज़म काम करते हैं, बुज़ुर्ग हैं, सेहत भी अच्छी नहीं है, तो इन्हें जहमत से बचाया जाए। तो एक ना इलेक्ट्रिक बेल लगा देते हैं। तो इलेक्ट्रिक बेल लगाने के लिए ज़ाहिर है कि एक अरेंजमेंट होगा, और 1947 में अरेंजमेंट। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी आज वाली नहीं होगी, बिल्कुल, और बिल्कुल वायरलेस तो बिल्कुल नहीं होगी, है ना? ऐसे ही है। तो अच्छा, मुझे उस इंजीनियर का नाम भी मैंने कहीं लिखा, मुझे याद था, जिसने ये काम किया। अच्छा, तो चीफ इंजीनियर थे गवर्नर जनरल हाउस के। तो तय ये पाया कि जब कायदे आज़म उठ के जाएं तो उस वक्त ये तार भी बिछाई जाए और बेल लगाई जाए, और ताकि कायदे आज़म को ज़हमत ना हो। लेकिन वो काम ताख़ीर से शुरू हुआ या वैसे लंबा हो गया। सुबह जब कायदे आज़म 9 बजे दफ्तर आते थे, आपको पता है वो तो घड़ी उनको देख के चलती थी, कायदे आज़म वक्त के पाबंद थे, तो काम ख़त्म नहीं हुआ था। जब काम ख़त्म नहीं हुआ था तो चीफ इंजीनियर परेशान हो गए कि यार ये तो बाबा जी को टीवी भी है और वैसे भी नाजुक मिजाज हैं, सफाई पसंद तो बहुत ही हैं, और कहीं डांट ही ना पड़ जाए। अच्छा। तो ये काम नहीं ठीक। अच्छा।
तो उन्होंने ना लड़कों से कहा कि समेटो सामान सब कुछ, ताकि ना गर्द ना उड़े ना, गर्द तो बीमार आदमी के लिए प्रॉब्लम होती है, तो वो समेट ली उन्होंने। तो जब ये देखा कि काम ख़त्म मुकम्मल किए बगैर बच्चे जा रहे हैं, कायदे आज़म ने चीफ इंजीनियर को बुलाया। कहेंगे ये क्यों जा रहे हैं? वो कहे कि आप आ गए, अब आपको ज़हमत होगी तो हमने, आप जाएंगे तो कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, दो तरह से नुकसान होगा। एक तो ये कि आपने इनकी मजदूरी अदा की हुई है तो वो पूरी लो, दूसरा ये कि वक्त ज़ाया होगा। लिहाजा मैं बैठा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप काम करें। वक्त के पाबंद भी थे और काम में भी बहुत। और आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मुस्लिम यूथ लीग कायम हुई, उसकी सदर फातिमा जिन्ना थी और सेक्रेटरी वही मिर्ज़ा जवाद बेग जिनका मैंने आपसे जिक्र किया। क्यों बनाई? इसलिए बनाई कि जो हम विरसा छोड़ के जा रहे हैं वो नौजवानों तक मुंतकिल होना चाहिए, उनकी तरबियत होनी चाहिए। अब आप ये देखें कि कंटिन्यूशन रख रहे हैं और नौजवानों के साथ रब्त रखना चाहते हैं कायदे आज़म, तो उसका एक निज़ाम बना रहे हैं, मुस्लिम यूथ लीग कायम कर दी है। अगर आपने कराची सदर देखा हुआ है तो जो पोस्ट ऑफिस है कराची सदर का, उसके बिल के सामने कोऑपरेटिव मार्केट है। कोऑपरेटिव मार्केट उस वक्त मौजूदा शक्ल की नहीं थी, लेकिन वहाँ कुछ बिल्डिंग मौजूद थी, वहाँ एक कमरा किराए पे लिया गया उसके दफ्तर के लिए। अच्छा। तो खैर हर रोज़ सुबह 9 बजे कायदे आज़म का ऑफिस वर्क शुरू होता था, वो 8:30 बजे सिर्फ इसके लिए आते थे कि मुझे जो आज काम हुआ है उसकी रिपोर्ट पेश करें। अच्छा। फातिमा जिन्ना और मिर्ज़ा जवाद बेग रिपोर्ट पेश करते थे उन्हें। पहली जो मीटिंग हुई कायदे आज़म से 8:30 बजे, उसमें ये देखा उन्होंने कि फातिमा जिन्ना के हाथ में भी एक पैड है और मिर्ज़ा जवाद बेग के हाथ में भी एक पैड है जिस पर लिखा हुआ है गवर्नर जनरल हाउस। तो कायदे आज़म ने रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने कहा ये क्या है? उनका जी ये स्टेशनरी है, आप जो गुफ्तगू करेंगे हम नोट्स लेंगे उसके। ये गवर्नर जनरल हाउस की है, पाकिस्तान मुस्लिम यूथ लीग की नहीं है। अपने कागज़ लेके आओ, उस पर लिखो, इस पे नहीं आप लिख सकते। तो ये अमानत और दयानत और हुकूमत करने का अंदाज़, पब्लिक के साथ कनेक्ट करने का अंदाज़, नौजवानों की तरबियत करने की, इस छोटे से वाक़े में बेशुमार वाक़यात छुपे हुए हैं। ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा पाकिस्तान इस तरह का है। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, जब 11 अगस्त 1947 को पहली कानून साज़ असम्बली जब बनी और उसके बाद फिर जब कायदे आज़म ने पहले सदर के तौर पर जब मेंबरान से खिताब किया तो उन्होंने कहा 2 उसूल होंगे। एक तो कानून के हवाले से उन्होंने बात की कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, दूसरा उन्होंने कहा कि खुद मुख्तार कानून साज बॉडी होनी चाहिए। आपको याद है कि जब बिस्तर मर्ग पर थे कायदे आज़म, तब भी उनको मुसलमानों की और यूथ की फ़िक्र थी, खुद मुख्तारी की फ़िक्र थी। लेकिन अगर आज हम उस चीज़ को देखें तो हमें कहाँ कानून की बालादस्ती नज़र आती है? देखें ना, ये हमने इब्तिदा में ही बात की, हम भटके कैसे और मंजिल उन्हें कैसे मिली जो शरीक सफ़र न थे। उसमें कुछ रेशा दवानियाँ थी, कुछ साजिशें थी गैर की साजिश ये थी कि जो सोवियत यूनियन एक लेफ़्ट की ताकत थी, सोशलिज़म की थी, वो अमेरिका उसको अपना मुखालिफ समझता था और उसका रास्ता इस जगह ही रोकना चाहता था, है ना। और वो चाहता था कि कराची और गवादर तक न पहुँचे सोवियत यूनियन। ये उनकी स्ट्रेटजी थी और उसके लिए ज़ाहिर है उन्हें जो जी में आए करते, हमारा उससे क्या लेना देना था। लेकिन हमारे अंदर भी था ना कुछ लोग, ये जो हमारे गौहर अयूब साहब हैं, इनके जो दादा हैं फील्ड मार्शल सो कॉल्ड, अपने ज़ुबान के खुद बनाए हुए फील्ड मार्शल, उनकी कई बरस से अमेरिका से राज़ो न्याज़ चल रहे थे कि हम खिदमत करेंगे आपकी इस मामले में। उनके खतूत मौजूद हैं, उनकी कन्वर्सेशंस सामने आ गई हैं कि हम आपकी खिदमत करेंगे, आप हमें मौका तो दें। तो यूँ मौका मिल गया उनको। यूँ हमारी मंजिल जो है, मंजिल से बढ़ के फिर कानून पर हुक्मरान। देखें ना, जब आइनी और कानूनी तरीके की हुकूमत ख़त्म करके मार्शल लॉ लगता है तो आइन शिकनी हो गई, कानून शिकनी हो गई और पार्लियामेंट की तकजीब हो गई। ये है हमारा अलमिया। लेकिन जो मिसालें फारूक आदिल साहब आप दे रहे हैं, और बड़ी वो जिस तरह वो पैड वाली मिसाल दी,
फिर कायद आज़म की और मिसालें दी। मुझे तो लगता है कि आजकल के असर हाजिर में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है कि जो उनका अशरे अशीर भी हो, उनके बराबर का तो सोच नहीं सकते, अशरे अशीर भी नहीं है कि उस तरह की अमल दरामद वो तसव्वुर ही नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, और मुझ में ये हिम्मत नहीं है कि मौजूदा दौर के किसी सियासतदान को या किसी आदमी को मैं उसे कायद आज़म के बराबर करार दूं। हाँ। लेकिन कुछ छोटी छोटी मिसालें मौजूद हैं। अच्छा। मैं 5 साल मेरे ऐवान सदर में गुजरे हैं। मैं ममनून साहब के साथ मैंने काम किया। अच्छा। मशीर के तौर पर, और एक ज़ाती ताल्लुक़ था उनसे मेरा बहुत बेतकल्फ़ी का, और ज़ाती यानी अपने बच्चों की तरह वो ट्रीट करते थे। मैंने ये देखा है कि वो ऐवान सदर का टिश्यू पेपर भी यूज़ नहीं करते थे। अच्छा। वो कहते थे कि 50 पैसे का है। एग्जैक्टली। तो ये कौमी ख़जाने से लगे, उनकी जेब में रुमाल होता था। तो ये मिसालें तो मौजूद हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आप ये देखें कि गवादर, ये जो सी पैक और ये सब मामलात थे, गवादर उसकी एक मरकज़ी जगह है ना, और उस बंदरगाह से सारी चीज़ें कनेक्ट होनी हैं। तो ये ममनून साहब थे जिन्होंने ये सोचा कि गवादर के नौजवानों को और गवादर के लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए, लिहाजा उन्होंने नमल को अपने फ़ंड में से बहुत सारे पैसे दिए कि वहाँ चीनी और दीगर ज़ुबानें सिखाने के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी की ये कैंपस खोलें। तो एक दिन डेलीगेशन आया नमल का और उन लोगों का, उन्होंने कहा सर हम उस कैंपस का नाम रखना चाहते हैं ममनून हुसैन कैंपस ऑफ नमल यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये आपसे किसने कहा? मैंने पैसे इसलिए दिए हैं कि आप मेरे नाम से करें। नहीं, आप इसको कायद आज़म के नाम से कर दें, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खान, किसी के नाम से आप कर दें। मैं इसलिए नहीं कर रहा, मेरा मकसद कुछ और था, वो मैंने कर दिया है। लेकिन यूँ मैं अपनी ज़ात की जो है ना क्या कहते हैं, शोहरत और उसकी पब्लिसिटी, ये मेरा मकसद नहीं है। तो कायद आज़म के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन लार्जर स्केल में शायद नहीं है। होने चाहिए, हमें बातें करते रहने। वैसे आपको उम्मीद है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उम्मीद पर तो दुनिया और ये भी तो कहा जाता है ना कि 100 साल बाद वैसे भी चीजें तब्दील होती हैं। अब 76 साल तो हमें हो गए, तो नहीं 100 साल से पहले भी तब्दील हो सकती हैं। इसमें क्या, वो तो तुर्की में हमने देखा कि 100 साल से पहले भी तब्दील हुई। 1924 और 2024 से पहले। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए ना, मुझे इख्तलाफ हो सकता है पीटीआई से, मुझे मुस्लिम लीग से, सबसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये जो हमारे तजर्बात हैं, मसलन हमारे यहाँ 68 में तहरीक चली अयूब खान के ख़िलाफ़, भुट्टो साहब आ गए। 77 में तहरीक चली निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर, भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, ज़िया-उल हक आ गए। फिर कश्मीर के ख़िलाफ़ एक जाली तहरीक चलाई 99 में, परवेज़ मुशर्रफ आ गए। फिर हमने एहतसाब के नाम पर एक तहरीक चलाई बानी पीटीआई के ज़रिए, और ख़राबी पैदा हो गई। लेकिन ये सब तहरीकें बताती हमें क्या हैं? एक यानी इसका मतलब ये है कि हम बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं। ये दुरुस्त बात है कि बीच में जाली लोग आ गए और उन्होंने ख़राबी पैदा कर दी, है ना। यानी हम दूसरों को एहतसाब करना चाहते हैं, लेकिन हम जो हमें घड़ी मिलती है हम बेच देते हैं। ऐसे ही है, जालसाजी हो गई हमारे साथ, लेकिन कौम के अंदर वो तब्दीली की और बेहतरी की ख्वाहिश तो मौजूद है। इससे बड़ी क्या ताकत हो सकती है? बिल्कुल। तो इसलिए हम बेहतरी की तरफ जरूर। डॉक्टर साहब, बहुत मजा आ रहा था आपसे गपशप लगा के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन ज़ात, हमारे साथ डॉक्टर फारूक आदिल साहब मौजूद थे, जो कि कायद आज़म के हवाले से बात कर रहे थे, मुल्क के हवाले से बात कर रहे थे। और आज जो किस्से डॉक्टर साहब ने हमें सुनाए, मैं उम्मीद के साथ तो कभी नहीं सुने और इस यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमने भी नहीं सुने और आपने भी नहीं सुनेंगे। डॉक्टर साहब, वंस अगेन आपका शुक्रिया। ख़वातीन ज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने आर्ट की दुनिया को जिद्दत और टेक्नोलॉजी के जरिए नई जहत दी है।
मलाइका इसहाक जो कि एक बासलाहियत डिजिटल आर्टिस्ट हैं, अपनी तख्लीकी सलाहियतों से डिजिटल पेंटिंग्स में जान डालती हैं। वो सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए हैरत अंगेज़ फनपारे तहलीक करती हैं जो ना सिर्फ आर्ट के शौकीन अफराद बल्कि टेक्नोलॉजी के चाहने वालों को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं। मलाइका का काम आर्ट और टेक्नोलॉजी के हसीन इम्तिजाज की बेहतरीन मिसाल है। आइए उनकी आर्टिस्टिक दुनिया को मज़ीद करीब से जानते हैं। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है मलाइका। मलाइका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आर्ट को तो पूरी दुनिया जानती है। आर्ट मेरा ख्याल है कि बहुत ही पुराना एक इस तरह की हॉबी भी थी, उसके बाद ये काम बना। लेकिन डिजिटल आर्ट, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? डिजिटल आर्ट दूसरी आर्ट से मुख्तलिफ किस तरह से है? ये थोड़ा सा पहले एलेबोरेट तो कीजिए प्लीज़। पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। और डिजिटल आर्ट बेसिकली काफ़ी टाइम से जो है वो यूज़ हो रहा है और इसमें काम किया जा रहा है, लेकिन ये कि अब जो है ये काफ़ी ट्रेंड पर हो गया। अब इसमें लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर चुके हैं अपनी स्किल को और काफ़ी जो है वो इसमें अपना नाम बना चुके हैं। और डिजिटल आर्ट बेसिकली ये है कि हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पर जो है ऑनलाइन इसको बनाते हैं। जैसे हम ट्रेडिशनल आर्ट होता है, हम फिजिकली सब कुछ करते हैं, उसमें हमें ब्रशेज़, पेंटिंग सब कुछ चाहिए होता है, पेंट्स वगैरह। इसमें होता है कि ब्रशेज़ वगैरह सबको आपको ऑनलाइन ही मिल जाते हैं एक ही सॉफ्टवेयर के। और उसी तरह वो हाथ का इस्तेमाल होता है इसमें? जी जी बिल्कुल। तो आप कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं डिजिटल आर्ट करने के लिए? मैं डिफरेंट यूज़ करती हूँ। स्टार्टिंग मैंने जो किया था वो ऑटोडेस्क से किया था। उसके बाद मैंने थोड़ा और अपने काम को जो है इन्हांस किया, IBIS पेंटेक्स यूज़ किया और अब जो है वो मैं प्रोक्रिएट यूज़ कर रही हूँ। सही। तो अब आप एक पेंटिंग बनाने में ऑलमोस्ट आपको कितना वक्त लग जाता है कि इतने अरसे में आपकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी? क्योंकि मैं रियलिस्टिक पे काम कर रही हूँ तो ये मैक्सिमम जो टाइम लगता है वो 3 to 4 डेज़ लगते हैं, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी और फिर सारा कुछ स्केच वगैरह रेडी करने में जो है ना इतना टाइम लग जाता है। अच्छा मलाइका, अगर डिजिटल आर्ट की बात की जाए तो दूसरा आर्ट बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। बास पेंटिंग्स तो डॉलर्स में बिकती हैं, तो डिजिटल आर्ट की भी उतनी ज़्यादा डिमांड होती है? जी बिल्कुल, इसकी भी उतनी डिमांड है, बल्कि इसमें ज़्यादा हम जो है वो अर्न कर सकते हैं। अच्छा। मतलब फिजिकल में जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो भी अच्छा है, उसमें भी हमें ज़्यादा अर्निंग होती है, लेकिन इसमें यह कि क्योंकि हम ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हैं अपने शेडिंग से, अपने हाइलाइट्स वगैरह से। उसके बाद हम अगर इसको मज़ीद एडिट करना चाहें इफेक्ट वगैरह लगा के या फिल्टर वगैरह लगा के, तो वो भी हम कर सकते हैं। सही। और मलाइका ये भी बताएं कि इससे पहले आप ट्रेडिशनल आर्ट भी करती थी और उसके बाद फिर आपको ये रुझान पैदा हुआ या फिर आपने फैसला किया कि मुझे डिजिटल आर्ट की तरफ भी जाना चाहिए? बिल्कुल, ये मैंने स्टार्ट किया था कोरोना में और कोरोना में सब ने अपने तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ फिर। ये मुझे जो है पिछले 4 साल में पहली बंदी मिली है मेरे अलावा जो कोरोना में एनहेंस हुआ जिनका बिजनेस काम किया है। क्योंकि सबने यूट्यूब चैनल बनाए तो मैंने सोचा मैं भी अपनी कोई स्किल यूज़ करके बना लेती हूँ। चैनल पे प्रेजेंट कर रही है इसको? नहीं, अभी मैं इंस्टाग्राम पे कर रही हूँ। बनाया मैंने ट्रेडिशनल आर्ट के लिए था, लेकिन उसमें क्योंकि टाइम टेकिंग था, आपको सारा सेटअप तैयार करना पड़ता था। कभी डे लाइट होती थी, कभी नहीं होती थी, कभी घर होते थे, कभी नहीं होते थे, तो इस वजह से वो वीडियो स्किप हो जाती थी। फिर मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना ऐसी कोई सॉफ्टवेयर देखूं जो मैं ऑनलाइन कर सकूं, कहीं पे भी बैठ के इजीली वीडियो बना सकूं। फिर इस तरह एक्सपेरिमेंट करते करते, सर्च करते करते फिर मुझे एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर मिल गया और फिर मैं जब फ्री होती थी अपने फ्री टाइम में जो है वो पेंटिंग्स वगैरह बनाती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेंटिंग्स को छोड़ के फिर मैंने इलस्ट्रेशन बनानी शुरू कर दी। ह्यूमन जो है आर्ट है उस पर काम करना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि ये तो काफ़ी ट्रेंड में, हम इससे अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करते हुए अब मैं जो है अपना बिजनेस। तो रिस्पांस कैसा था और आर यू डूइंग अ गुड बिजनेस फ्रॉम डिजिटल आर्ट? जी जी बिल्कुल, ये कि मुझे पहले इतनी नॉलेज नहीं थी, तो इस वजह से मुझे अपना बिजनेस पे मतलब अर्निंग स्टार्ट होते होते 3 साल लग गए। अच्छा। तो लेकिन ये कि मैंने अपने काम को इतना इन्हांस किया कि जब मेरे पास फर्स्ट क्लाइंट आए तो उन्होंने जो मैंने उनसे डिमांड की उन्होंने मुझे वही पे किया। अच्छा, ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। पहले आप ट्रेडिशनल भी थी, उसके बाद आपने डिजिटल की तरफ रुजू किया और सबसे बड़ी बात आपने कोरोना में इतना ज़्यादा वर्क किया और उसके बाद आपने जिस तरह से डिमांड की उतना ही आपको मिला। अच्छा, आप हमें कुछ दिखा सकती हैं अपनी कोई आपने पेंटिंग इस वक्त आपने रिसेंट जो बनाई हो, जो आप बना रही हो? मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, ये मेरा अभी रिसेंट आर्ट है। वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो ये अभी इनकम्प्लीट है? जी जी इनकम्प्लीट है। अभी मैंने इसमें फेस बनाना है, अभी मैंने इसके ऊपर ज्वेलरी वगैरह बनानी है, दुपट्टा बनाना है। सिर्फ मैंने अभी ये ड्रेस इनकम्प्लीट छोड़ा है। That's great जी। आपने सिर्फ जो है इसका फेस अभी आपने नहीं बनाया, ये सिर्फ एक फ्रॉक है और दुपट्टा वगैरह। मतलब आप एम्ब्रॉयडरी पर भी काम करती हैं, सिर्फ पेंटिंग्स दूसरी जो होती है जिस तरह फेसेस होते हैं या फिर कोई और अच्छी आपको इंस्पिरेशन होती है, उसके अलावा भी आप ड्रेसेस पर भी काम करती हैं? जी जी बिल्कुल, क्योंकि मैं वेडिंग इन्विटेशंस पर काम कर रही हूँ तो उसमें अभी ज़्यादा जो ट्रेंड पर चल रहा है, जो ज़्यादा फेमस है वो यही है कि हमें क्योंकि हर किसी को शौक होता है कि हम शादी से पहले देखें कि किस तरह लग रहे हैं। तो ये मैं कस्टम बेस पे काम करती हूँ। क्लाइंट हमें अपने आउटफिट्स की पिक्चर शेयर कर देते हैं रेफरेंस के लिए, ज्वेलरी वगैरह, हेयर स्टाइल। इवन ये ट्रेंड भी
आजकल शादियों में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जब भी किसी की कोई भी सेरेमनी होती है तो वो अपनी ना पहले से एक पैनाफ्लेक्स पर अपनी पिक्चर्स लगा देते हैं। तो ये पिक्चर्स पे भी आप काम कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ये वही चीज़ है। अच्छा, ये तो चले एक डिफरेंट फील्ड होगी, लेकिन क्या आपने उस तरह से डिजिटल आर्ट भी किया जिस तरह एक आर्ट को करता है बंदा, मतलब किसी चीज की मंजरकशी करना, उस तरह का काम भी किया आपने? जी जी बिल्कुल किया। अच्छा, डिजिटल आर्ट में और स्टार्टिंग में किया था। मेरा एक क्वेश्चन मुझे काफी देर से ये अटक रहा है कि हाउ टू प्रेजेंट द डिजिटल आर्ट, मतलब आपने डिजिटली इसको अपने लैपटॉप पे या फिर टैब पे बना लिया, तो क्या उसको फिर आप प्रिंट आउट करके कहीं दीवार के साथ लगाएंगे, किस तरह होगा? नहीं, मैं प्रिंट नहीं करके देती क्लाइंट को। क्लाइंट अगर खुद करवाना चाहें तो वो कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो क्लाइंट को बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। अच्छा। लेकिन यह कि मैं जो अपना करती हूँ वो फिर मैं जब अपने फीड पर पोस्ट करना होता है, इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी सोशल मीडिया पर, तो फिर मैं उसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन करके पोस्ट और फिर उसके बाद करती हूँ। सही। और फैमिली का क्या रिस्पांस था जब आपने इस तरह से पहला जब आपके पास एक प्रोजेक्ट आया तो उसने आपने जितनी डिमांड की उतना ही आपको मिला? फैमिली का क्या आपको रिस्पांस मिला? पहले तो उन्होंने कहा होगा क्या फजूल काम करती हो, 3-3 साल से लगी हो, टाइम जाया करती हो, बैठती हो, काम नहीं करती। लेकिन इस वजह से पढ़ाया था। बिल्कुल ये बात भी है। लेकिन ये कि कोई गेस्ट आते थे वो ज़्यादा नोट करते थे कि 24 घंटे क्या फ़ोन लेके बैठे थे, क्योंकि मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती, तो लोग ये कहते थे पता नहीं क्यों इतनी एटीट्यूड में है, जब देखो फ़ोन में लगी रहती है। लेकिन जब ये है कि अब अर्निंग स्टार्ट जब हुई तो सारे फिर फैमिली में, ख़ानदान में सारे बड़ा वो करते हैं अप्रिशिएट कि भाई लड़की काम कर रही है। वो तो उसी तरह है ना, जब वो एक प्लेयर सिफर पे आउट हो जाता है तो सारे कहते हैं इज अ वेरी बैड हैबिट, वो अच्छा खेला नहीं है, ये इनकी हैबिट बनती जा रही है, ठीक है। जब वो अच्छा खेलता है तो कहते हैं आज तो सब अच्छा हो रहा है, तो वो इसी तरह है कि गो विद द विंड सारे जाते हैं। अच्छा मलाइका, ये बताएं कि आपकी कोई ऐसी पेंटिंग जो आपकी सोच से भी ज़्यादा उसको पजीराई मिली हो, कि आपने सोचा भी नहीं था कि उसके ऊपर इतने व्यूज़, इतने कमेंट्स, इतनी ज़्यादा फेमस हो जाएगी? एक मैंने इंडियन सिंगर है सतिंदर सरताज, उनकी एनिमेशन बनाई थी। उनका एक सॉन्ग था उसकी, और वो मैंने सोचा भी नहीं था वो मिलियन तक पहुंचने वाली थी बस। मतलब इतने व्यूज़ आ गए थे और काफ़ी शेयरिंग भी हुई थी और उन्होंने भी पोस्ट की थी। और इसके अलावा मैंने जो इंडियन अपने सिंगर्स के लिए बनाया ना काम, वो काफ़ी जो है उस पर मुझे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आए और इवन कि उन्होंने भी शेयर किया फिर। अच्छा मलाइका, जिस तरह आपने कोविड का जिक्र किया, मैंने भी एक काम कोविड में स्टार्ट किया, लेकिन इनिशियली मुझे उस काम का इतना आइडिया नहीं था। अब 3-4-5 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं इस काम में कितना पीछे हूँ, या फिर मेरे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। फिर मैंने उन कंपेटिटर्स को देखा, मैंने उनको बीट किया अल्टीमेटली साल सवा साल में। सो आप जब इस काम में आई थी तो क्या आपको अपने कंपेटिटर्स का पता था, या बिल्कुल मेरी तरह बस आप बगैर आइडिया के आई थी और यहीं पे आके सारा कुछ सीखा है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ब्लैंक होके आई थी। और फिर ये कि मैं वैसे थोड़े बहुत पोर्ट्रेट बनाती रहती थी, लेकिन इतना कोई ख़ास उस पर ध्यान नहीं देती थी, पेंटिंग ही ज़्यादा करती थी। फिर एक मैंने जो एक टिकटॉकर है उनका मैंने बनाया था, और फर्स्ट मैंने बनाया था और वो इतना रियलिस्टिक बना था कि सारे जितने भी हमारे इंस्टाग्राम के फेमस आर्टिस्ट हैं ना, उन्होंने बड़ा वो उसको पसंद किया और बड़ा लाइक किया। और फिर मुझे कुछ के ने डीएम भी किया कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, ये ब्रश कौन सा यूज़ किया है और आई शेड आपने किस तरह से बनाया है, वो सारा कुछ। फिर मैंने देखा कि इसमें तो काफ़ी मुझे लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, तो मैं इसी पे काम स्टार्ट कर देती हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 फिर जो है मतलब एक के बाद आपने एक स्टेप लिया। तो आपके फेवरेट टूल्स क्या हैं जब आप सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करती हैं? तो उसमें ऐसे कोई टूल्स होते हैं ना जो इंसान को बहुत पसंद होते हैं, जिनका इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे कोई टूल्स हैं जिनसे आप इंस्पायर होती हैं? बिल्कुल, एम्ब्रॉयडरी के लिए मैंने एक अपना ब्रश बनाया हुआ है, वो मैं यूज़ करती हूँ। उसमें मुझे एम्ब्रॉयडरी हो गई, हाईलाइट्स हो गई और शेडिंग्स, ये 3 चीज़ें जो है मेरी मोस्ट फेवरेट हैं। और इसके अलावा हेयर ड्रॉ करना। ठीक हो गया। और ये अगर डिजिटल आर्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान में डिजिटल आर्ट का फ्यूचर क्या है? और जिस तरह मैंने पहले सवाल किया था कि कंपेटिटर्स, कितने ज़्यादा कंपेटिटर्स हैं आपके, और आपसे आपके लेवल का या आपसे अच्छा जो काम करते हैं, जिनको आप अचीव करना चाहती हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहती हैं? कंपेटिटर्स की अगर मैं बात करूं तो अब तो हमारा बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में इन हुई थी तो उस टाइम इतना नहीं था, और कुछ ही आर्टिस्ट थे जो बड़े फेमस थे और लोग उनका काम बड़ा पसंद करते थे। लेकिन अब ये है कि कुछ ऐसे भी आ गए हैं जो हमारा काम चुरा कर उसके ऊपर वाटर मार्क के साथ लगा लेते हैं, और वो 500 और 1000 में आ गई है ना इस वजह से 500 1000 में क्लाइंट को दे देते हैं और क्लाइंट आके खुश हो जाता है। और फिर जब वो हमारे पास आता है तो फिर हम जब उनको अपना कोट करते हैं, वो कहते हैं वो फलाना बंदा तो हमें 5000 में 500 में बना के दे रहा था, आप इतना चार्ज क्यों करें? तो ये फिर बड़ा बुरा लगता है। हाँ जी। अच्छा मलाइका, ये बताएं कि अब आपके आगे कोई फ्यूचर गोल्स हैं कि आप इसको नेशनल लेवल तक भी लेके जाना चाहती हैं? इसमें ये कोई ख़ास वो पाकिस्तान में इतना नहीं है ध्यान दिया जाता लोगों में, लेकिन यह कि बिल्कुल मैं इसमें अपना काम पूरा कर रही हूँ, अपनी एनिमेशन में कंप्लीट करती हूँ, और साथ ये कि एनिमेशन पे अभी और भी वर्क स्टार्ट कर रही हूँ कि जो प्रोक्रिएट ड्रीम आई है, न्यू सॉफ्टवेयर है, उसमें जो है वो एनिमेशन कंप्लीट बनती हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं उस पर काम स्टार्ट करूँगी। और अगले कुछ अरसे में आप मलाइका को कहाँ पे देख रही हैं, और आप डिजिटल आर्ट को पाकिस्तान में कहाँ पे देख रही हैं?
डिजिटल आर्ट तो अब खैर बहुत ट्रेंड पर चल गया है और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। डिजिटल आर्ट के अलावा जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। सो मैं अपने आप को 5 साल में जो है एक वेरीफाइड आर्टिस्ट देखती हूँ इंशाल्लाह। और इसके अलावा कुछ और भी मैंने गोल सेट किए हैं, होपफुली मैं वो भी अचीव कर लूँ। चलिए जी, उम्मीद है कि आप अपने गोल्स को पूरा आप इसी तरह आगे बढ़ती जाएं। और जिस तरह आपने डिजिटल आर्ट के हवाले से बताया, जिस तरह बच्चियों और बच्चों को मैसेज आपने दिया कि आप इतनी ज़्यादा इंस्पायर्ड जिस तरह से हैं और जिस तरह से आपने काम किया है ज़बरदस्त, और आपकी पेंटिंग्स देखकर भी हम भी खुद भी बहुत इंस्पायर हुए। कोरोना में हमें भी कुछ कर लेना चाहिए था वैसे। मैंने तो कुछ आपने किया, इसी वजह से यहाँ पे बैठा हूँ। आपने तो किया, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे भी कोई पेंटिंग वगैरह की तरफ मुझे वैसे देखने में फुर्सत होती तो तब ना, मुझे बस खबरें ही बताती तो बस इसलिए कि थैंक यू सो मच मलाइका, आप हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट स्टार्ट होगा। कुछ रिलेटेड वो हसनैन से भी है क्योंकि हसनैन की एफिलिएशन भी थोड़ी सी ज़्यादा है। एथलीट आ जाए तो मेरे रिलेटेड हो है ना, एग्जैक्टली। तो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। आज हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून एथलीट तामीन खान, जो अपनी रफ्तार और मेहनत की बदौलत पाकिस्तान का फ़ख्र बन चुकी हैं। तामीन खान ने नेशनल फास्टेस्ट मैन और वुमेन 2024 मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल की। 100 मीटर का फासला महज 11.80 सेकंड में तय किया। ये ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक काबिल फ़ख्र बात है। इससे कबल एशियन गेम्स 2023 में भी तामीन ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। जी हाँ, आइए तामीन खान की कामयाबियों, उनकी स्ट्रगल और उनके फ्यूचर जो प्लान्स हैं उसके बारे में उनसे जानते हैं। तामीन, वेलकम टू सुबह की सोच। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, चूँकि आपका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, तो वहाँ से ताल्लुक़ होने के साथ साथ पहला सवाल माइंड में यही आता है कि कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास फीमेल एथलीट्स कम होती हैं। जैसे कि अभी पेशावर में अगर मैं स्प्रिंट की बात करूं तो एक मैं ही ट्रेनिंग करती हूं अकेले, तो चैलेंजिंग इस तरह से होता है बिकॉज सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती आपको। लेकिन मेरे साथ मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, मेरे कोच की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी और इसी वजह से मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। ज़बरदस्त तामीन। और मुझे ये बताइए कि जब मैं इंट्रो पढ़ रहा था तो मैंने सबको ये बताया भी ऑलरेडी कि आपने ये जो फास्टेस्ट आप रेसर हैं या फिर फास्टेस्ट जो एथलीट हैं आप, वो आप सिर्फ मेंस कैटेगरी में भी हैं और वुमेन्स कैटेगरी में, मतलब मेंस को भी आपने बीट किया। सो ये कोई ट्रेनिंग का नतीजा है, क्या है? बहुत ज़्यादा प्रिसिशन ट्रेनिंग करती हैं आप? ये हमारा जो कंपटीशन हुआ था, ये इसमें मेन की कैटेगरी अलग थी, फीमेल कैटेगरी अलग। मैंने फीमेल कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और इसके लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हम कभी ट्रेनिंग में हम स्किप नहीं करते, कंटिन्यूसली हम ट्रेनिंग करते हैं। मेरे ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए कि मैं अपने कोच के साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ, तभी मैं इस मकाम पे आई हूँ। अच्छा तामीन, ये बताएं कि आपने एशियन गेम्स 2023 में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, कैसा महसूस किया आपने वहाँ पर जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया? तो बहुत अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए, क्योंकि मैं KPK से पहली फीमेल एथलीट हूँ जिसने पाकिस्तान को एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट किया। मैं पाकिस्तान की फास्टेस्ट एथलीट बनी थी नेशनल गेम्स में और उसकी बेसिस पे मेरी सिलेक्शन हुई थी। वहाँ पे जाके हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ पे एलीट प्लेयर्स होते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो सब चीज़ें जो हमने सीखी है मैं उनको इम्प्लीमेंट करती हूँ अपनी ट्रेनिंग में, ताकि अगले कॉम्पिटिशन्स में अच्छी परफॉर्मेंस करें। दैट्स ग्रेट तामीन। और ये बताइए कि आप प्रैक्टिस किस तवातुर से करती हैं और प्रैक्टिस का क्या स्केड्यूल होता है? डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल प्रैक्टिस होती होगी आपकी। बिल्कुल, हम 6 डेज पर वीक ट्रेनिंग करते हैं। तो 2 डेज हम ट्रैक पे फोकस करते हैं, कभी हम स्पीड एंड्योरेंस पे और कभी प्योर स्पीड पे हम काम करते हैं। उसके अलावा हमारे जिम ट्रेनिंग होती है, उसमें हम मसल स्ट्रेंथ पे जो मसल्स हमारे यूज होते हैं रनिंग में उनकी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं और उसके बाद हमारी फिटनेस एक्सरसाइजेज अलग होती हैं। अच्छा तामीन, आपने कहा कि आपका एक तवातुर से ये सिलसिला जारी रहता है, मतलब आप लोग ब्रेक नहीं लेती है, ट्रेनिंग आप लोग करते रहते हैं। तो क्या मुसलसल ट्रेनिंग करने से और फिर फोकस करने से आपकी पर्सनल लाइफ भी उस हद तक डिस्टर्ब होती है?
अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेनिंग करते हैं, ऑब्वियसली हमारी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। मैं साथ में पढ़ाई भी करती हूँ, तो मेरे साथ मेरे लिए दोनों को लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस तरह से यूज टू हो जाते हैं और फिर हो जाता है। अच्छा, पढ़ाई क्या कर रही है पढ़ाई माशाल्लाह से? मैं LLB कर रही है। अच्छा, वकील बनना है आपने? एक तरफ वकालत भी करनी है, दूसरी तरफ इस तरह ये स्पोर्ट्स मुझे लगता है वकील बन गई तो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट भाग के जाएंगी। हाँ एग्जैक्टली और इनको तो किसी गाड़ी शाड़ी की भी जरूरत नहीं होगी, इनके पास तो इतना स्टैमिना खुद होगा जिस तरह से अभी आप चले गाड़ी स्टार्ट करें, मैं 1 मिनट में सुप्रीम कोर्ट हाँ पहुंचती हूं। एग्जैक्टली और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर इनकी जो वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं, इनका कॉन्फिडेंट, इनका स्टैमिना देखकर लग रहा है कि आप फ्यूचर में ऐसे ही भाग कर जाने वाली हैं एक दूसरे कोर्ट्स में। बिल्कुल। अच्छा तामीन, ये बताएं कि अब तक आप कितनी गेम्स खेल चुकी हैं और सबसे चैलेंजिंग क्या रहा है आपके लिए? मैं अभी तक नेशनल लेवल पे, इंटर प्रोविंशियल लेवल पे, KP के लेवल पे खेल चुकी हूँ। अभी रिसेंटली हमारी नेशनल चैंपियनशिप भी हुई थी मुल्तान में, मैं उसमें भी फास्टेस्ट एथलीट और बेस्ट एथलीट बनी हूँ, 4 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ। जबरदस्त। और ये बताइए कि अब नेशनल लेवल पे तो आप कामयाबियों के झंडे गाड़ रही हैं, लेकिन कब आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके पाकिस्तान के लिए इसी तरह परफॉर्म करेंगी? और क्योंकि ये एक ऐसी गेम है, ये मेरा ख्याल है कि हर बड़े इवेंट में ये तो शामिल ही होती है, 100 मीटर रेस। बिल्कुल। अभी अपकमिंग ईयर में हमारे सैफ गेम्स है पाकिस्तान में, उसकी प्रिपरेशन हो रही है। वो हम सब प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम पाकिस्तान के लिए मेडल जीते। इसके अलावा एशियन चैंपियनशिप है और इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स है, मैं उन्हीं के लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ। आई होप कि मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीत सकूँ। होपफुल है हम भी कि आप आगे जाएंगी और इस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। अच्छा तामीन, ये बताएं कि जिस तरह स्टार्ट में भी आपने खुद कहा कि KPK से उस तरह से ख़वातीन आगे नहीं आती हैं, बहुत से ऐसे सूबे हैं जहाँ से हमने देखा है, वैसे भी ओवरऑल अगर हम देखें तो ख़वातीन को उस तरह से मौका नहीं मिलता, तो आप क्या समझती हैं कि एथलीट्स के खेलों में कितना अहम है ख़वातीन का आगे आना? आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बाहर हर जगह इंटरनेशनली गेम्स में देखते हैं फीमेल्स की पार्टिसिपेशन उतनी होती है जितनी मेल की पार्टिसिपेशन होती है, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं होता। लेकिन अभी थोड़ी सी चेंज आ रही है। अभी जैसे कि गेम्स हुए उसमें हमने बहुत ज़्यादा फीमेल पार्टिसिपेशन देखी, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि फीमेल्स में टैलेंट होता है लेकिन वो किसी वजह से आगे नहीं आती। लेकिन अगर उनमें टैलेंट है उनको आगे आना चाहिए, अपने मेहनत करनी चाहिए। जिस तरह से मैं इस पोजीशन पे पहुंची हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो भी आगे आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अच्छा, आपने क्योंकि एशियन गेम्स का भी जिक्र किया था और इंटरनेशनली जब आप compete करने की कोशिश करेंगी, अब इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में जाएंगी, डिफरेंट और प्लेटफॉर्म में जाएंगी, तो इंटरनेशनल एथलीट्स को आप कहाँ पे देख रही हैं? क्या वो आपसे भी ज़्यादा तेज़ है? उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है और उनको compete करने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा? बिल्कुल, जब हम नेशनल लेवल पे compete करते हैं वो तो आपसे, आप जब नेशनल चैंपियन बनते हैं आपकी मेहनत उनसे ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं वो सब के सब नेशनल चैंपियंस होते हैं और वो हमसे, उनके पास फैसिलिटीज़ हमसे बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। इसीलिए मैं इस चीज़ पे मैं कहती हूँ कि हमारे एथलीट्स को इंटरनेशनल ट्रेनिंग दी जाए, वहाँ का एक्सपोजर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में खेला जाए, तो इसी से ये सब चीज़ें करके ही हम उनके साथ compete कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे है ताबीन। और उनकी फैसिलिटीज़ और हमारी फैसिलिटीज़ में अगर प्रिसाइसली आप कुछ फ़र्क बता सके ताकि जो हमारे सुनने वाले होंगे उनको भी पता चलेगा। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि अरबाब इख्तियार भी तो हमें सुन रहे होते हैं, तो शायद उनको भी कोई आ जाए अकल वगैरह। एग्जैक्टली कि कुछ कर लें। बिल्कुल, हमारा जो ट्रैक होता है और उनका जो ट्रैक होता है, जैसे मैं जब चाइना गई थी एशियन गेम्स के लिए, उनका ट्रैक हमसे डिफरेंट होता है। हम यहाँ पे दूसरे नेल्स लगा के स्पाइक से हम रनिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे दूसरी चीज़ होती है। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स, हम जब ट्रेनिंग करते हैं हम स्टॉप वॉच से टाइम ले रहे होते हैं, वहाँ पे हर एक ट्रेनिंग में भी उनके पास इलेक्ट्रॉनिक टाइमर होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसके अलावा उनके पास हर एक चीज़, हमारा एक कोच होता है, वो हमारा फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है, न्यूट्रिशनिस्ट भी होता है, साइकोलॉजिस्ट भी होता है, हमें जिम की ट्रेनिंग भी कराते हैं, ट्रैक पे ट्रेनिंग भी कराते हैं। उनकी हर एक, उनकी पूरी टीम होती है, हर एक चीज़ अलग से होती है, तो हर एक चीज़ का अपना एक वो होता है। अगर ये सब चीज़ें हमारे पास हों, हम इसमें बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। सही, एग्जैक्टली, नो डाउट। अच्छा तामीन, ये बताएं कि अभी तक की जितनी गेम्स आप खेल चुकी हैं, सबसे यादगार गेम आपकी कौन सी है, जो एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा लगा और आप शेयर करना चाहती हूँ? जो पहली बार मैंने नेशनल टाइटल जीता था अपना नेशनल चैंपियनशिप 2022 में, वो भी KPK से पहली मैं फीमेल थी जिसने नेशनल टाइटल अपने नाम किया था। मैंने सीनियर एथलीट्स की मौजूदगी में ये टाइटल जीता था, तो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट था वो। जबरदस्त। और आगे कितनी ज्यादा मेमोरीज आप और ग्रैब करना चाहती है और कौन कौन से इवेंट्स में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं? सबसे
पहले तो अभी जैसे मैंने कहा सैफ गेम्स का वो पाकिस्तान में होनी है। मेरी ये ख्वाहिश है कि अपने होम क्राउड के सामने मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीतूं, वो सबसे ज्यादा मेमोरेबल होगा मेरे लिए। इसके बाद इंशाल्लाह फिर एशियन गेम्स। एशियन गेम्स। अच्छा तामीन, ये बताएं, जिस तरह भी आपने बहुत सी गेम्स का जिक्र किया, आपने गोल्स के हवाले से भी बताया, फिर अपनी स्टडी के हवाले से बताया, आप LLB कर रही हैं, फिर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। जिस तरह हमने अभी इससे पहले सवाल ये किया था कि उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है, हसनैन ने आपसे पूछा था होनी चाहिए। जब आप एक मकाम पर पहुँच जाएंगी, खैर अभी आप एक मकाम पर हैं, लेकिन इन फ्यूचर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो फिर आप पाकिस्तान के इस खेल में, एथलीट के खेल में क्या पाकिस्तान के लिए देख रही हैं, कैसे इसको आगे लेकर चलेंगी आप? आई थिंक अभी जिस तरह से मैं आगे जा रही हूँ, जो मेरे लिए हर्डल्स थे पहले, मैं उनको क्रॉस करके आ रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि बाकी एथलीट्स के लिए ये सब चीज, बाकी कंट्रीज में, इंडिया को आप देख लें, एथलीट्स पे इतना काम होता है, उनके अपने अपने क्लब्स होते हैं, वहाँ पे उनको प्रॉपर इंटरनेशनल कोचेस दिए जाते हैं। ये सब चीजें मैं कोशिश करूंगी फेडरेशन के साथ, इन सबके साथ मिलके हम अपने यंगर एथलीट्स के लिए सब चीजें अवेलेबल करें, ताकि एक छोटे लेवल से ही वो आगे आए, ताकि ओलंपिक्स में जाके वो मेडल्स जीत सकें। ताबिन, आपने जिक्र किया है हर्डल्स का, तो वो क्या स्पेसिफिक हर्डल्स थी जो आपको फेस करना पड़ती हैं, या फिर फ्यूचर में भी, क्योंकि आप पाकिस्तान में तो इस वक्त स्ट्रक्चर तो उस तरह का स्ट्रांग नहीं है, तो फेस करना पड़ सकती हैं? जैसे कि हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, पहले इस तरह होता था कि ट्रायल्स नहीं होते थे और प्लेयर्स को भेज दिया जाता था, तो मुझे अपने आप को नेशनल मेडलिस्ट बना के सबके सामने प्रूव करना था, उसके बाद मुझे चांस मिला। इसके अलावा जैसे ओलंपिक्स और इस तरह के इवेंट्स होते हैं, हमारे पास कोई सर्टेन क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे एथलीट्स को भेजा जाए। एक प्रॉपर क्राइटेरिया हो जिसका प्लेयर्स को पता हो कि ये सब करके हम आगे जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस किया है, लेकिन इन सबको कवर करके मैं अगले ओलंपिक्स के लिए कोशिश करती हूँ। सही, थैंक यू सो मच। तामीन खान पहली खातून एथलीट हमारे साथ मौजूद, और जिस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, मुझे तामीन की एक बात बहुत अच्छी लगी कि जिन हर्डल्स का भी वो सामना कर रही हैं, जब वो आगे आएंगी तो सबसे पहले उन हर्डल्स को ओवरकम करेंगी, उन मुश्किलात को ख़त्म करेंगे, और ख़वातीन को, बच्चियों को आगे आने का मौका मिलेगा। बिल्कुल ऐसे है। ख़वातीन नौज़ाद, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी जो सेगमेंट हमारा स्टार्ट होने वाला है ना, बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट है, और मुझे हम आपको माजी के झरोखों में ले जाएंगे। एग्जैक्टली। और आज मतलब जब भी इस तरह की बात होती है ना, ड्रामा, फिल्म, और जब हमारे पास जैसे कल सिंगर भी आए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम से एनर्जेटिक हो जाती हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सुनने में वैसे ही बहुत मुझे इंटरेस्ट होता है। क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद है माजी के खूबरू अदाकार अली अफजल साहब। खूबरू वो आज भी हैं। हाँ, एग्जैक्टली, माय बैड, मैं आज भी वो हैं अली अफजल साहब, जिन्हें 90 की दहाई में कई मकबूल ड्रामों में दिखाया गया, और अपने अरूज के ज़माने में शोबिज़ को खैर बाद कहने वाले अली अफजल ने दीन के रास्ते का भी इंतखाब किया, और इसके साथ साथ उन्होंने एंकरिंग भी की, सोशल मीडिया पर भी उन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, और बहुत ज़बरदस्त ड्रामे भी किए इसने। बिल्कुल ऐसी है, और जब हम इनको देखते हैं तो यकीन मानिए हमें वो तमाम तरह ज़माना याद है। अच्छा ज़माना होता था जब हम इनको देखते थे। अली अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब पर्दे से भी आप गायब हैं, एंकरिंग तो, एक्टिंग तो आपने पहले ही छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पे हमें आप एंकरिंग करते हुए, शो होस्ट करते हुए नजर आते थे। आजकल क्या कर रहे हैं सर? सबसे पहले तो आप सबको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्योंकि आज मुझे नहीं पता कि ये चूंकि लाइव जा रहा है, तो आज 25 दिसंबर है, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीख पे पैदाइश का दिन है। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज चूंकि 25 दिसंबर है, तो सब हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स को बहुत बहुत मैरी क्रिसमस। क्या हो रहा है, मैं आजकल अपनी एक इमिग्रेशन असिस्टेंस फर्म है, कोरू कंसल्टेंट्स के नाम से, और अब तो खासे लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं माशाल्लाह, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही हैं, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान से हैं। तो ये चूंकि कराची में मुकीम है, तो अब मैं अपने इस बिजनेस में को इस्टेब्लिश करने में, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे सर पे हैं, मेरे कंधों पे हैं,
तो उसको निभाने की कोशिश करता हूँ, तो इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। सही सही। अच्छा अली साहब, जिम्मेदारियां तो अब आपकी बढ़ गई हैं, यकीनी तौर पर आपने उनको निभाना है, लेकिन हमें अपनी इब्तदाई जिंदगी के बारे में बताइए, कैसे आप शोबिज़ इंडस्ट्री हुए और फिर क्या क्या उरूज आपने देखा? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि मैं अर्ली 90s के अंदर मैंने अपने टीवी करियर का आगाज किया। उस जमाने में तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा चैनल होते नहीं थे, पीटीवी, और मैं उन खुशनसीब मैं कहूँगा एक्टर्स में से हूँ जिन्होंने पीटीवी का वो पीक टाइम देखा हुआ है, और वो किस तरह से एक्टर्स स्ट्रगल करते थे। आज तो फिर भी इतनी स्ट्रगल नहीं होती आज, फिर भी एक पैथवे है वो खासा आसान है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो एक्टर्स बनना चाहते हैं या बनना चाहती हैं, लेकिन हमारे जमाने में एक ही चैनल होता था, और जो प्रोड्यूसर्स होते थे वो भी बहुत ही उनको मुतासिर करना और उनको ये बताना कि आपके अंदर पोटेंशियल है, वो इतना आसान नहीं होता था। लेकिन चूंकि मेरा ताल्लुक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से था और मेरा जाना आना पीटीवी में होता था कभी कभार, तो मुझे आज भी याद है, ऐसा लगता है कल की बात है, हालांकि इट वाज 1993 और 4 आई गेस। तो हमारे बड़े एक पीटीवी के नामवर डायरेक्टर हारून रिन साहब, जिन्होंने बेशुमार जंगल, दीवारें, ये सारे ड्रामे उन्होंने ही डायरेक्ट किए, प्रोड्यूस किए। तो वहां से मेरे करियर का आगाज हुआ। मैंने प्ले जो किया वो फैज साहब की नज्म है, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है। तो वो एक टेलीफिल्म थी जिसमें मैं और फजीला कादी साहिबा ने काम किया था। तो और उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री। एग्जैक्टली, रेस्ट इज द हिस्ट्री। लेकिन हम एक आपका जो डिसीजन है उसके हवाले से जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने जिस जमाने में टेलीविजन को छोड़ा, एक तो वो पीक का जमाना था और दूसरा आप जाने माने अदाकार थे, मतलब कोई ऐसे नहीं था कि आप कोई साइड रोल करते थे या छोटे मोटे रोल करते थे, जानी पहचानी शख्सियत। कितना मुश्किल था टेलीविजन को छोड़ना? मुश्किल था, लेकिन ये कि जब एक दफा फैसला कर लिया मैंने कि छोड़ना है, तो उसको फिर अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये कि किसी चीज को भी करना, मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैंने कोई बहुत ही आला और बहुत ही मुकद्दस काम किया टीवी को छोड़ के, मगर मेरा मतलब है किसी भी चीज को छोड़ना जिसमें आप पूरी तरह से इंडल्ज हो और आप करियर ओरिएंटेड हो, उसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये कि मैंने जब एक दफा मुसम्मम इरादा कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि हमारी फील्ड के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं तो एक साथ कभी कभी 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते हैं। तो आप इंगेज होते हैं, आप डेट्स ऑलरेडी डायरेक्टर्स ने और प्रोड्यूसर्स ने ली होती हैं, तकरीबन पूरा साल ही आप बिजी होते हैं अगर आप वाकई एक बिजी एक्टर हैं। तो मेरे लिए इसलिए थोड़ा सा मुश्किल था कि मुझे, जब मैंने फैसला किया कि मैं अब शोबिज नहीं करूंगा, तो मुझे आज भी याद है समी सानी हमारे बड़े अच्छे एक्टर दोस्त भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, उनका मैं ड्रामा कर रहा था। जब मैंने उनसे कहा कि यार मैं, जिस दिन मेरा आखिरी दिन था शूट का, मैंने कहा आइंदा से मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो तो शायद शुरू में यही समझे कि यार ये थोड़ा सा इस वक्त दिमाग ठीक है शायद, और कभी कभी आते हैं एक्टर्स पे मूड्स आते हैं, मूड स्विंग होते हैं। तो ये वो उसने मुझे सीरियसली नहीं लिया मेरी इस बात को, उसने कहा अच्छा चलो ठीक है आइए हो। लेकिन बाद में जब वो वाकई साबित हुआ और आखिरी दिन था, तो मैंने ये करना शुरू किया कि मैंने आगे से जो काम था, यानी जब मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स कर रहा था और जब मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब नहीं करूंगा शोबिज, तो फिर मैंने आगे से यानी और प्लेस की कमिटमेंट नहीं की और उनसे किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं किया। तो इस तरह मैं आई वाज एबल टू गेट आउट ऑफ शोबिज। अच्छा अली साहब, उमूमन हम ये जब बात करते हैं ना कि जब एक दरवाज़ा आपके लिए बंद होता है तो अगले अल्लाह ताला मज़ीद खोल देता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से आपने खुद लीव किया, आप खुद गए, और फिर जब आपने छोड़ा मुश्किल भी था आपके लिए, लेकिन जिस रास्ते पर आप गए वो भी बहुत ज़बरदस्त रास्ता था। दीन के रास्ते पर चलने के बाद आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ आई? जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने कि असल तो बुनियादी वजह यही थी
कि मेरा एक दीन की तरफ रुझान हुआ था, जो कि शुरू से था, लेकिन प्रैक्टिसिंग मुसलमान में नहीं था। लेकिन क्योंकि हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और क्योंकि ये बड़ा एक पर्सनल ताल्लुक होता है खुदा का और बंदे का, तो हमें जजमेंटल भी नहीं होना चाहिए किसी के बारे में। लेकिन मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं चाहता था कि मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ और उसमें जो भी हमारी फराइज है उसको पूरा करूँ। और सच्ची बात ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये बातें दिल के फैसले होते हैं। मैं शोबिज़ में आया तो वो भी दिल की वजह से आया, और ये भी मैंने फैसला किया कि नहीं यार, अब मैं थोड़ा दीन को सीखूंगा और दीन पे चलने की कोशिश करूंगा और प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनूंगा। जो मैं ये नहीं कह रहा कि शोबिज़ में रहते हुए एक आदमी प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं बन सकता, मेरी बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि मैं उस वक्त ऐसा सोचता था अपने बारे में कि मेरे लिए शायद ये मुमकिन नहीं है कि मैं दोनों कश्तियों में सवार हूँ। तो इसलिए, और फिर क्योंकि मैंने कुरान मजीद भी पढ़ना शुरू कर दिया था, मैं एक बहुत ही वेरी लिटिल टाइनी स्टूडेंट ऑफ कुरान मजीद ऑल्सो, तो एक और दुनिया मेरे सामने थी और मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता था, और जो मैंने किया किसी हद तक। और आज मुझे खुशी है कि अल्लाह का शुक्र है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी कंपनी कोलू कंसल्टेंट्स एक इमिग्रेशन असिस्टेंस फर्म है, जो कि न सिर्फ उन लोगों को जो अमेरिका, कनाडा, यूरोप जाना चाहते हैं उनको इमिग्रेशन की असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, बल्कि साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के, जो यूरोप या अमेरिका या कनाडा जाके अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनको भी एडमिशन में मदद करती है। तो अब अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मेरी फर्म भी खासी एस्टेब्लिश्ड है और मुझे कोई रिग्रेट, परेशानी नहीं है इसकी। अच्छा, शुरू में होता है ना, शुरू में कुछ ना कुछ स्टक हो जाता है अली भाई, जब आप एक स्विचिंग के मराइल में होते हैं, तो शुरू में तो आप भी स्टक हुए होंगे। शुरू में क्या हुआ होगा? मैंने कहा शुरू में कुछ ना कुछ स्टक हो जाता है मामला, क्योंकि शोबिज़ से आप आए, एकदम से हमने वो देखा जुनैद जमशेद साहब के साथ, फिर वो आपको एक नए रूप में भी देखा, तो शुरू में मामला तो स्टक होते हैं थोड़े से। हाँ, नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि किसी चीज की भी एडेप्टेबिलिटी जो होती है इतनी आसान नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि मेरा तो मामला ये था कि मैं अपने तौर पे दीन को सीखना चाहता था, और आपने जैसे यू राइटली टुक द नेम ऑफ जुनैद जमशेद भाई, अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे और जन्नत में आला दर्जात अता करे उनको। और मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, भाई थे, बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह थे। तो जुनैद भाई से के जरिए मेरी मुलाकात हुई, मौलाना तारिक जमील साहब से भी, उनसे मैं मिला, बहुत मुतासिर हुआ उनसे मिलके। और फिर मैंने सोचा कि यार, ये हमेशा से देखता था कि ये तबलीगी जमात में लोग जाते हैं, लेकिन कभी समझ में नहीं आता था कि कैसे, हाउ डू दे मैनेज टू गो लाइक फॉर week or for more than a month out of their city, out of their town, spend their time in mosque and go door by door to different Muslims. So I really wanted to explore that. और मैंने फिर किया, और मैं 40 दिन के लिए, जिससे आमतौर पर चिल्ला कहा जाता है, उसमें मैं बड़ी खुशी हुई। मैं पूरे पाकिस्तान में तकरीबन चिल्ले में गया, लोगों से मिला, चाहे वो सिंध था, पंजाब था, के था, और वो मेरे लिए बहुत एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उससे बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत सारी कुरान की सूरतें मैंने याद की के दौरान। तो सही कह रहे हैं आप, इतना आसान नहीं था, लेकिन जब भी आप अल्लाह पे तवक्कल करते हैं और अल्लाह के लिए करते हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको, जैसे जब मैं निकला तबलीग में तो बहुत सारे लोगों से मिला, तो मुझे एक साहब ने कहा कि यार, तुमने शोबिज़ छोड़ दिया चूंकि, और तुमने बज़ाहिर तुम्हें अल्लाह के लिए छोड़ा है, तुम दीन की तरफ आना चाहते हो, तो अब तुम देखना कि शोबिज़ के लोग तुम्हारे पास आएंगे। एक दिन आएगा कि शोबिज़ के लोग तुम्हारे पास आया करेंगे। तो मैंने उनको, उनकी इस बात को सिर्फ एक अच्छे वेल विशर की दुआ समझ के और इनकरेजमेंट समझ के
यार ये मुझे इनकरेज करने के लिए कह रहे हैं। मैं जानता था शोबिज़ की दुनिया एक ऐसी दुनिया है कि जिसमें एक दफा इंसान आउट ऑफ सर्कल हो, आउट ऑफ कांटेक्ट हो, तो फिर वो कहते हैं ना आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात होती है। तो मैं उन बात को सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन जब मैं अब देखता हूँ चूंकि हमारी इस कोरू कंसल्टेंट जो कि मैंने बताया इमिग्रेशन असिस्टेंस फर्म है, और उसको पाकिस्तान में लोग अब माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से लोग जानते हैं, और बेशुमार लोग आपको जान के खुशी होगी और हैरत भी होगी कि तकरीबन 350 पाकिस्तानियों का ग्रीन कार्ड जो होते हैं, यानी उनकी परमानेंट रेजिडेंसी कुछ की हो चुकी है और कुछ की अब दे आर ऑलरेडी ऑन द पैथ कि उनको मिलने वाली है। तो जो ये मुझे अचीवमेंट मिली और एक बिजनेस स्टैब्लिश हुआ और मुझे पाकिस्तानियों को मदद दी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जहाँ इमिग्रेशन के मामला हैं खासतौर पे अमेरिका के लिए, उसमें हमारा जो इंडिया है वो खासा आगे है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो किसी उसके और कुछ मेजरमेंट्स हैं, बिकॉज वो उनकी पॉपुलेशन इतनी है, वो तकरीबन 130 करोड़ की, ये शायद इससे भी ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है। तो उनका चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इसलिए उनका शेयर भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम्स खासतौर पे EB2 NIW जो कि एक ग्रीन कार्ड प्रोग्राम है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, उसको हमने मुतारिफ कराया यहाँ पे, और वो बहुत ही ज्यादा। अली भाई बिल्कुल मैंने ठीक कहा था कि आपने एक फील्ड छोड़ी है, आप दूसरी किंग बन गए, और अल्लाह ताला इसी तरह आपको कामयाबियां देता रहे और आप कामयाबियां समेटते रहे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। ख़वातीन हज़रात, मुझे गजल समेत पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।